अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का दूसरा हिस्सा। बड़ा ख्याल रखता है वो तो मुझे पता है कि वो मामा को समझाने पर कुछ कहते कहते रुक गई। मामा, आप मुझे इन जंगली लोगों में छोड़कर जा रही हैं। अशफा कितनी मरतबा समझाया कि सोच समझ कर बोला करो। अतिया ने खफकी से उसे घूरा और फिर नरमी से कहा, देखो बेटा, अब तुम शादीशुदा हो चुकी हो। अपने और इस घर में दिल लगाओ। अब तुम्हें यहीं रहना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी बेटी को शादाबाद करे और तुम्हारी गोद भर जाए। अगली दफ़ा जब मैं आऊँ तो अपनी बेटी को इतना मसरूफ़ पाऊँ कि मेरे लबों पर ये शिकायत रहे कि अशफा हमें वक्त नहीं दे रही। उन्होंने इसकी पेशानी को चूमकर गले से लगाया। अपनी मामा और पापा के मुतालिक बदगुमानियाँ हैं उन्हें, अगर वो बेटा सिर्फ यही कह सोच कर माँ बाप को औलाद का अच्छा चाहते हैं। अशफा को अगर पता होता कि ये इसकी माँ के आखिरी प्यार है इसके लिए, तो वो कभी मामा को जाने ही ना देती, पापा को रोक लेती। मगर इंसान अपने रब के फैसलों के सामने बेबस है। एकदम इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा गम, वालिदैन की दायमी जुदाई, वो बिल्कुल ही टूट फूट चुकी थी। इस्लामाबाद जाते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ चंद घंटों में ही ज़िंदगी का ताल्लुक टूट गया। वो इनके लिए बेजान जिस्मों से लिपट लिपट कर किस कदर रोई थी। इसने ये सोचा ही नहीं था कि इसके माँ बाप को इसकी शादी करने की इतनी जल्दी क्यों थी। वो इसे मजबूत साहिबान देकर खुद मुतमईन हो गए थे। वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल को महफूज कर गए थे। उन्हें बहुत जल्दी थी अपने आखिरी सफ़र पर जाने की। उन्हें बहुत जल्दी थी अशफा अपने घर बार की हो जाए। ज़माने के बेरहम थपेड़े उनकी नाजुक सी बेटी को तोड़ फोड़ ना दें। मुर्तज़ा, निमरा, सानिया, सब की दिलजोई भी इसके इस नज़ीम सदमे को ख़त्म नहीं कर सकी थी। दादी अपने बेटी की मैयत को देखकर बिल्कुल ही निढाल हो गई थी। ताया अबू के कंधे झुक गए थे। वो सब गमज़दा थे, मगर अशफा को अपना गम सबसे भारी लगता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सब भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए थे। एक वही थी जिसे किसी पल सुकून मैसर नहीं था। आशिर यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। आमिर भी अभी तक ज़ेरे तालीम था और पढ़ाई के सिलसिले में शहर में मुकीम था। कभी कभार छुट्टियों में ये दोनों भाई घर आते तो खूब ही रौनक सी हो जाती। दादी अशफा को भी कमरे से बाहर ले आती। इनके जाने के बाद फिर हर तरफ सुकून सा तारी हो जाता। मैं भी शोरूबा भी कभी अपने पोर्शन से बाहर नहीं निकलती थी। समन, सायरा और निमरा, सानिया हम वक्त इसकी दिलजोई के लिए तैयार रहती। घर में अगर ये लड़कियां ना होती तो बिल्कुल ही इस घर में उल्लू बोलते। मुर्तज़ा अक्सर डेरे पर ही रहता। कभी कभार जब ज़रूरत महसूस होती तो घर आता। ये इसकी रूटीन थी और उसे बदलना बहुत मुश्किल था। ताई अम्मी और दादी के बहुत मरतबा कहने पर भी इसने अपनी रूटीन नहीं बदली थी। वही बेरंग से शब रोज़ थे और वही अशफा की सबसे अव्वल रोज़ की तरह बेजारी। मुर्तज़ा की खुश मिजाजी इस तरह कायम दायम थी और अशफा की बेजारियत अरूज पर। बस इतना फ़र्क था कि वह मुर्तज़ा के सामने तड़ तड़ नहीं बोलती थी। अव्वल रोज़ का जो एक रोबो दबदबा सा इसके दिल पर तारी हो गया था अभी तक कायम था। हफ्ते के रोज़ मुर्तज़ा की घर में मौजूदगी सबके लिए बाइस हैरत थी। इस रोज़ अजीब बात यह हुई कि महविश भी अपने पोर्शन से तशरीफ़ ले आई। अशफा की तवज्जो भी नम्रे ने इस तरफ दिलाई। आज लाला के दिन के घर में वक्त है तो ये मोहतरमा भी अपने बिल से बाहर निकल आई है। सानी और सायरा किचन में मसरूफ़ थी। बहुत ही मज़ेदार पकवानों की खुशबू अशफा को भी किचन में खींच लाई थी। ये किसके लिए इतना ख़ास एहतमाम हो रहा है? अशफा ने लापरवाही से एक गर्मा गर्म कबाब उठाते हुए पूछा तो निमरा फ़ौरन बोली, आज आपके शौहर नामदार हमारे साथ खाना खाने का इरादा रखते हैं। भाबू, लाला तुम्हें बुला रहे हैं। समन ने किचन में झांककर अशफा से कहा और कबाब उठाकर भाग गई। सानिया अरे अरे ही करती रह गई। अशफा का हलक कड़वा सा हो गया। बहुत खाया कबाब प्लेट में रखकर बेदिली से ऊपर आ गई। अंदाज लट मारने वाला था। मुर्तज़ा जवाब देने की बजाय से देखता रहा। अशफा इसके मुसलसल देखने पर झंझला सी गई। कोई काम था मुझसे? ज़रूरी तो नहीं कि बीवी को काम के सिलसिले में ही बुलाया जाए। ज़रूरी तो नहीं कि बीवी को काम के सिलसिले में ही बुलाया जाए। आप तो हमेशा काम के सिलसिले में ही आवाज़ देते हैं, या फिर मतलब? अशफा ने एकदम ही ज़बान दांतों तले दबाकर बात अधूरी छोड़ दी। मुकाबिल की आंखें इस पल कैसे जगमग कर रही थीं। अशफा ने आज तक इसे मुस्कुराते नहीं देखा था, क्योंकि ये काम इसकी आंखें बखूबी सर अंजाम दे देती थीं। यानी कि तुम कहना चाहती हो कि मैं बहुत मतलबी हूँ? उन लफ्ज़ों को पकड़ने के फ़न से आशना था। अशफा तो कहकर पछताई, मैं जाऊँ? मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त भी नहीं दी। यहाँ बैठो। अशफा बड़े बड़े कदम उठाती बेड के किनारे पर टिक गई थी। अगर तुम्हें चार चीज़ों में इख्तियार दे दिया, जो तुम किस चीज़ को इंतखाब करोगी? दौलत, रिश्ते, आज़ादी या फिर मोहब्बत? ये कैसा सवाल है? बोल जी, ये बहुत अहम सवाल है। मैं आज़ादी का इंतखाब करूँगी। अशफा ने झट से कहा। वजह? क्योंकि दौलत तो मेरे पास पहले से मौजूद है। और वो सोचने लगी तो मुर्तज़ा आहिस्तगी से बोला,
और रिश्तों और मोहब्बत की तुम्हें ज़रूरत नहीं, लिहाजा आज़ादी तुम्हारा इंतखाब होगी, और वो भी मुझसे। आप अक्लमंद हैं। इसने काफ़ी खुले दिल से सराहा तो मुर्तज़ा ने कहा, तुम बेअक्ल, अहमक और बेवकूफ़ हो। अशफ़ाक को मुंह बन गया और गुस्सा भी शदीद आया, मगर पी गई। ज़्यादा बोलने का खमियाजा वो भुगत चुकी थी। छोड़ो इन बातों को, मेरा सर दबाओ। जब भी पास बैठती हूँ सर में दर्द होने लगता है। अशफ़ा इस हुक्म पर जी भर के तिलमिलाई थी। गला ना दबाऊँ, इसने तनफ़्फ़ुर से सोचा। ज़ोर से दबाओ। मुर्तज़ा ने इसके हाथ को सख्ती से मुड़ाया तो वह चिल्ला उठी, छोड़े मेरा हाथ, अगर ना छोड़ूं तो। इसने एक मरतबा फिर अशफ़ा का नाज़ुक मुलायम हाथ दबाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप बहुत बुरे हैं, वो ज़ोर ज़ोर से दबाते हुए बोली। अच्छा, बहुत ज़ालिम भी हैं, ये नई इत्तला है, बहुत बददिमाग और वसीले हैं। मेरी खूबियों के मुतल्लिक़ तुम्हारे पास किस कदर जामिया मालूमात हैं। मुर्तज़ा ने इसे सराहा। मेरा बस चले ना तो तुम मेरा सर दबाने की बजाय गला दबा दो। मुर्तज़ा ने अपने माथे पर हाथ रखे, इसके हाथ पर अपना हाथ रखा, फिर गिरफ्त में लेकर एक नरम सा बोसा दिया। वो डांटते हुए पीछे हटी। अपनी हद में रहें, मेरी हदूद का तयन कर दो, बड़ी दिलरुबाई से कहा गया। आप खामोशी से सर दबाएं, मेरे साथ फ्री होने की कोशिश ना करें। वो एक नाकाबिले बर्दाश्त काम जानने कैसे दिल पर पत्थर आके कर रही थी। मुर्तज़ा को काफ़ी इत्मीनान हुआ। वह इसे चिढ़ाकर दिली सुकून महसूस करता था। तो क्या पड़ोसियों की ख़वातीन से फ्री होने की कोशिश करूँ? इसका मूड बदल रहा था। अशफ़ा को खतरे की घंटी महसूस हुई। मैं जाऊँ? यहाँ लेटो। मुर्तज़ा ने अपने बराबर जगह बनाकर इसे ज़बरदस्ती झटकर देकर लिटाया तो वो चिल्ला उठी, आप बहुत बेईमान हैं, कभी तारीफ़ भी कर दिया करो। वो इसकी दस्तरस में कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। मुर्तज़ा आप। अशफ़ा ने गुस्से से अपना सर इसे कंधे से दे मारा। फिर 2-3 मरतबा इसने ये अमल दोहराया। इसने करवट के बदल थोड़ा सा सर उठाकर अशफ़ा के घसीले चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अशफ़ा हैरान से इसे मुस्कुराता देखती रही। उसकी पेशकदमी पर दांत पीस कर रह गई। कभी इस हुजरे से बाहर भी निकल आया करो। आज इसके से फिर घर की याद आई और आते साथ ही एतराज़ात की बौछार कर दी। कोई अच्छे कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? इसकी कदरे बेरंग से सिल्वर ज़दा गुलाबी काटन कपड़ों को इंतहाई नागवारी से देखा गया था। आप तो रोज़ाना मुझे शॉपिंग करवाते हैं। अशफ़ा तंग कर बोली। और ये जो अलमारी भरी पड़ी है, ये कपड़े क्या हुए? अब भी मैं इस हालत में ये रेशमी भारी सूट पहनूं? इसने भी तेज़ लहजे में कहा। ठीक है, ला दूंगा किसी दिन। मुर्तज़ा ने जान छुड़वाने वाले अंदाज में कहा तो वो तब उठी। मैंने मिन्नत नहीं की मुझे नए कपड़े ला कर दें। बहुत बोलती हो तुम। मुर्तज़ा कदरे बनाए। एक सवाल करो तो 10 जवाब मिलते हैं। नहीं बोलती, मुंह पर टेप लगा लेती हूँ, फिर खुद ही मेरी जान खाएंगे कि खामोश क्यों हूँ मैं। बहुत नखरे दिखाने लगी हो। मुर्तज़ा ने पुरसोच अंदाज में कहा तो वह बुलबुला उठी। मेरी तबीयत नहीं ठीक नहीं है, लिहाजा अल्लाह के लिए मुझे आराम करने दें। ले, मैंने कब मलका आलिया के आराम में खलल डाला है? मुर्तज़ा मसनूई हैरत से बोला। वो सर तक चादर तान चुकी थी। मुर्तज़ा गहरी सांस खींचता लाइट ऑफ करके बाहर निकल गया। रात को इसकी वापसी हुई तो हाथ में ढेरों शॉपर्स थे। एक शॉपर निम्रा और दूसरा सानिया को, सायरा और समन को, जबकि बाकी शॉपर्स अशफ़ा के कमरे में भिजवा दिए गए। साथ में से बाहर आने का ऑर्डर भी दिया गया। कुछ देर बाद वो मुंह फुलाए आ गई। मुर्तज़ा कहीं जाने के लिए तैयार बैठा था। दादी ने इसे आता देखकर मोहब्बत से कहा, जा धीरानी, मुईर पुत्र तुझे कहीं घुमा फिरा लाए। सारा दिन घर में चिपकी पड़ी रहती हो। यकीनन दादी ने सिफारिश की थी, तभी शहज़ादा आलम इसकी ज़ात पर एहसान करते हुए इसे बाहर आने का कहकर खुद चले गए। अशफ़ा भी जल्दी बुनती इसके पीछे आ गई थी। क्या ज़रूरत थी इस एहसान की? वो ज़्यादा देर कहाँ खामोश रह सकती थी। कौन सा एहसान? मुर्तज़ा ने हैरानी से सोचा और फिर समझने वाले अंदाज में बोला, ओह अच्छा, ऐसे छोटे मोटे एहसानात हम करते ही रहते हैं। अंदाज भरपूर शहाना था। वो जल कर रह गई। डेरे के करीब गाड़ी रुकी तो मुकर्रम जान ने आगे बढ़कर सलाम किया। ये मुर्तज़ा का खास मुलाजिम था। डेरे पर ही इसकी भी रिहाइश थी। मुर्तज़ा ने मुकर्रम को कुछ हदायत दी और फिर इससे मुखातिब हुआ, आज तुम्हें अपनी फेवरेट शख्सियत से मिलवाता हूँ। न जाने कौन है? अशफ़ा को तजस्सुस ने घेरा। कुछ देर बाद गाड़ी एक झुग्गी के करीब रुकी और उस झुग्गी में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। राजा हसन दा किंज राह भुलाया है। हसन का राजा कैसे रास्ता भुलाया? माई मीरा, ये अशफ़ा है मेरी बीवी। मुर्तज़ा ने तारफ़ करवाया तो माई खिल सी उठी। माँ वारी सोनी है, रज के सोनी। अशफ़ा को इस बूढ़ी की बातें सुनकर बहुत लुत्फ़ आया। इसने माई की बनी मछली को भी बहुत शौक से खाया। वह खूबसूरत शाम गुजार कर वापस आई तो मूड काफ़ी खुशगवार था। राहदारी में ही मैवी से टाकरा हो गया। वह इन्हें देखकर एक तनफ़्फ़ुर से भरी निगाह डाले हुए अपने कमरे में घुस गई। इन्हीं दिनों नजमा पुप्पा ने सानिया को अपने बेटे आशिर के लिए मांग लिया तो घर में शादी के शादियाने गूंज उठे। लोग काफ़ी छुपे रुस्तम निकले हैं। निम्रा मुसलसल सानिया को छेड़ रही थी। बकवास नहीं करो। वो शर्माई शर्माई बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहली मरतबा अशफ़ा ने भी घरेलू अमूर में दिलचस्पी ली तो ताई अम्मी और दादी खुशी से खिल उठी। आमिर और निकी की आमद के साथ घर में मज़ीद रौनक हो गई। ये सब ढोलकी पर उल्टे सीधे गानों की प्रैक्टिस करके न जाने कौन कौन से शोर याफ्ता सिंगर्स की रूहों को तड़पाते। इस फंक्शन में भी मुस्लिम चचा की फैमिली दूर दूर रही। महविश ने सिरे से शिरकत ही नहीं की। अलबत्ता अरबूबा घड़ी दो घड़ी के लिए अपनी वालदे के हमरे आई थी। शादी के हंगामे सर्द पड़ तो ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ गई। पूरे 2 माह बाद इसने एक चाँद से बेटे को जन्म दिया तो घर में गोया खुशियों की बारात उतर आई। ताई अम्मी और दादी ने हाल सी गरीबों में मिठाइयाँ और पैसे तकसीम कर रही थी। एक हफ्ते बाद इसके बेटे का शानदार अकीका किया गया जिसमें पूरे ख़ानदान की शिरकत की थी। ये तकरीबन 1.5 माह बाद की बात है जब एक रात अशफ़ा ने महविश को बुरी तरह रोते देखा तो वो इस कदर तड़प तड़प कर रो रही थी कि अशफ़ा का दिल पसिज गया। वो इंसानी हमदर्दी के नाते से करीब गई तो महविश ने इसे एक अजीब सी दास्तान सुना डाली।
अशफा गुमगुम सी इसके चेहरे की तरफ देखती रही। क्या ये सच है? मेरी आंखें देख लो। वो ज़ख्मी लहजे में अशफा को हैरतज़दा सी कर गई। इन आंखों में रग-जगों के इतने अज़ाब थे कि अशफा को अपना दिल पिघलता महसूस हुआ। ये इश्क था या जुनून, अशफा समझ नहीं पाई। क्या मोहब्बत में कोई इस कदर पागल हो जाता है? तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ही तो सब कुछ कर सकती हो अगर चाहो तो। महविश ने लहू रंग आंखों से इसकी तरफ देखा। मैं क्या करूं? अशफा हैरान हुई। तुम चली जाओ कहीं दूर, बहुत दूर, वापस अमेरिका। अमेरिका? बहुत अरसे से दिली ख्वाहिश को महविश ने ज़बान दे डाली। तुम बीच में ही नहीं आती तो आज मुझे यूं सिसकना ना पड़ता। तुम्हारे सामने तो दुनिया पड़ी थी और मेरे लिए पूरी दुनिया सिर्फ मुर्तज़ा था। वो रो रही थी। इसके आंसू अशफा के दिल पर गिर रहे थे। अतिया चाचू और हारून चाचा ने ताया अबू को मजबूर किया था कि वो तुम्हारा रिश्ता दें। अगर ताया अबू हारून चाचा को ज़बान ना दे चुके तो ये जंग मैं जीत जाती, मगर तुम बीच में आ गई। मेरी मोहब्बत और खुशियों के दरमियान दीवार तुम बनी थी। मुर्तज़ा भी मजबूर हो गया था, वरना वो भी किसी भी तुमसे शादी न करता। ताया अबू की किसी बात से, किसी हुक्म से आज तक इसने सर नहीं उठाया। इस मामले में कैसे बोल पड़ता? इसने भी कुर्बानी दे डाली, मगर नुकसान सिर्फ मेरे हिस्से में आया। सारे अजाब मेरे लिए हैं, सारे गम मेरी झोली में आ पड़े हैं, सारे कर्ब, सारे दर्द मुझसे चिमट गए हैं। वो कुरला रही थी और अशफा साकिसी से देखती रही। मोहब्बत के सफ़र में मैं अकेली थोड़ी थी। मुर्तज़ा भी मेरे हमकदम था। मुझे इस मुकाम पर लाकर इसने तनहा छोड़ दिया। वो सब कुछ पा चुका है और मैं खाली दामन रह गई। महविश की सिसकियां रात भर इसके कानों में गूंजती रहीं। इसे वजह मालूम हुई तो थी कि महविश अभी तक क्यों नहीं शादी के लिए मानती। हर रिश्ते को इनकार महविश की तरफ से होता था। इसे मुर्तज़ा की संगदिली का सोचकर घिन आने लगी। अगर वो साबित कदम रहता तो ताया अबू ज़रूर इसकी बात मान लेते, मगर वो भी सतही सोच वाला कमज़ोर मर्द निकला, खूबसूरती और दौलत को तरजीह देने वाला। वो महविश से ज़्यादा हसीन थी, दौलतमंद और तालीम याफ्ता थी, और मुर्तज़ा ने खसारे का सौदा तो हरगिज़ नहीं किया था। उन तमाम सच्चाइयों के साथ साथ इसके दिल में दबा गुस्सा, इसकी निस्वानी अना और गुरूर की धज्जियाँ भी थीं, वो जो इसके साथ ज़बरदस्ती करके मामा पापा ने बखेर डाली थीं। क्या वो इतनी गिरी पड़ी थी कि मामा ने हाथ जोड़कर ताया अबू को रिश्ते के लिए मनाया? वो सारी रात रोती रही और सोचती रही। इसने महविश की बात मानने का फैसला कर लिया। अगरचे वो कोई कुर्बानी नहीं दे रही थी, वो तो सिर्फ अपने बढ़ते इश्ताल पर बंद बांधना चाह रही थी। वो इन सबसे अपने रिश्ते की गई ज़बरदस्ती का बदला लेना चाह रही थी। वो इन सबको जता देना चाहती थी कि वो कोई आम लड़की नहीं है, मगर इसके बावजूद मामा पापा ने खुद से रिश्ते की बात करके इसे हल्का कर दिया था। इसे ये सब अपनी तौहीन महसूस हो रही थी। अगली सुबह इसने महविश को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। महविश ने इसके साथ साथ भरपूर ताउन का वादा किया, और जिस रात मुर्तज़ा किसी काम के सिलसिले में सिंध गया, इसी रात चुपके से महविश ने इसकी सीट कन्फर्म हो जाने की खुशखबरी सुनाई। तुम शाजिम को यहीं छोड़ जाओ। नहीं, हरगिज़ नहीं। अशफा ने शिद्दत से इसकी बात को रद्द किया। देखो अशफा, अभी शाजिम को ले जाना मुनासिब नहीं। मैं मौके की तलाश में रहूंगी और बहुत जल्द शाजिम तुम्हारे पास होगा। अभी सिर्फ तुम यहाँ से निकलने की करो। ड्राइवर तुम्हारा इंतजार करता है। मगर मेरा बच्चा, अशफा की ममता बेचैन थी। शाजिम अगर तुम्हारे पास रहा तो मुर्तज़ा तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देगा। तुम जानती हो वो अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करता है। महविश झुंझलाई। मैं अभी शाजिम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं कैसे रह पाऊंगी इसके बगैर? वो रो दी थी। अशफा, मेरी बात समझो, निकलने की करो। तुम वापस चली जाओगी, यही थी तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश, तो फिर देर मत करो। मगर महविश, तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं शाजिम के बगैर नहीं रह सकती। तो फिर सारी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजार दो जो ना तुमसे मोहब्बत करता है ना तुम्हारी ज़िद, जिसकी ज़िंदगी में तुम ज़बरदस्ती शामिल हुई। अगर समझौता करना चाहती हो तो रहो इस ज़िंदान में। महविश ने तल्खी से कहा। अपने टूटे वकार की किरचियों को समेटती रहो। सब जानते हैं कि तुम अनचाही हो। तुम्हारे माँ बाप अपने ताया अबू के सामने हाथ जोड़कर उनकी बिगड़ी बेटी को कबूल कर लें। महविश ने चिंगाड़ कर कहा तो अशफा की हिम्मत जवाब देगी। अब जो वो फैसला कर चुकी थी, इस पर से हटना बहुत मुश्किल अमर था, और यूं वो महविश की बातों के जाल में फंस गई। वो शैतान के बहलावे में आकर अपनी जन्नत को ठोकर मार कर आई। वो खुद गर्ज बन गई। इसने अपनी अना पर ममता को कुर्बान कर दिया। वो अपने 2 माह के शाजिम को भिलकते छोड़ आई। अमरीका पहुंचकर इसे यूं लगा वो एकदम खाली खाली हो गई है। इसने तमाम राब्ते तोड़ दिए। बस महविश से ही कभी कभी फ़ोन पर बात होती, तो वो भी सिर्फ शाजिम के लिए कि इसकी खैरियत का पता चलता रहता। कुछ अर्सा बाद महविश ने तमाम नंबर्स बदल दिए, तो वो नाम नहाद राब्ता भी टूट गया। यहाँ आकर इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। घरचा बंद था, मगर इसकी हालत काफ़ी खस्ता थी। सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि होटल पर किसी इंडियन ने नाजायज़ कब्जा कर लिया था। वो इंडियन पहले होटल का मैनेजर था और अब मालिक बना बैठा था। घर भी पता चला किसी मैनेजर ने किसी और अंग्रेज़ के साथ फ़रोख्त कर डाला, और वो अंग्रेज़ फैमिली छुट्टियां गुजारने किसी और शहर में गई है। इस तमाम सूरत हाल में अशफा के असाब बेजान कर डाले। मरीना से रब्ता भी नहीं हो पा रहा था। एकदम हालात ने करवट बदली। इसने सबसे पहले एक फ़्लैट किराए पर लिया, बैंक से रकम निकलवाई और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 4.5 साल मुकदमा कोर्ट में चलता रहा, और बिलाखिर वो न सिर्फ मुकदमा जीत गए, बल्कि मैनेजर को कैद व मशक्क़त की सज़ा भी सुना दी गई, और वो जुर्माना भी काफ़ी सारा ऐसे अदा करना पड़ा। जिस शाम वो मुकदमा जीतकर कोर्ट से निकली, इसी शाम मकामी मार्केट में इसे मरीना की मुलाकात हुई। वो अकेली नहीं थी, इसके साथ एक बड़ी उम्र का साफ रंगत वाला आदमी भी था। मरीना ने इसका तारुफ अपने शौहर कहकर करवाया तो अशफा को बेहद हैरानी हुई। अशफा ने देखकर मरीना बेहद खुश है, इसके चेहरे पर इत्मीनान है। अशफा को दिली खुशी महसूस हुई। मरीना से मुलाकात के बाद अशफा को एहसास जहाँ मज़ीद कचौके लगाने लगा। वो कुछ खो चुकी थी, इसे उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा सबको पा लेगी। एक दिन वो मरीना के पूछने पर फट पड़ी और उसने किताबी ज़िस्त का सफ़ा सफ़ा इसे सुना डाला। मरीना तासुब से सुनती रही, और फिर
जब बोली तो उसके लहजे में यकीन था। तुम लौट जाओ अशफा, यकीनन तुम अपनी खोई हुई खुशियों को पालोगी। वो बहुत अनापरस्त है, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। अशफा ने रोते हुए कहा, एक कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं, फिर इसके पास तुम्हारा बच्चा है। मरीना ने इसे पाकिस्तान भेजने के लिए मुर्तज़ा से माफ़ी मांगने के लिए तैयार कर लिया। वो बहुत हिम्मत, हौसले और उम्मीद के दिए को थाम कर पाकिस्तान है, मगर पहले ही कदम पर महविश के रवैये ने इसे तोड़ डाला। वो अभी तक बेयकीन सी बैठी थी कि ये वही महविश है। मुझे माफ़ कर दे दादी जान। वो इनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो दी। तुमने ऐसा क्यों किया धीरानी? क्या हमसे कोई गलती हो गई थी? दादी की बूढ़ी आंखें भी नम हुई थी। दादी जान, मुझे ना जाने क्या हो गया था, मैं कैसे शाजिम को छोड़कर चली गई। आप भी सोचती तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो शाजिम को सीने से लगाए रंजीदगी से बोली, मामा अब ना जाना। शाजिम ने अपने नरम मुन्ने से हाथ को माँ के गल पर रखकर कहा तो वो इसकी मासूम अदा पर मुस्कुरा दी। इसी पल सानिया भी अपने छोटे बेटे को उठाए चली आई। तोबा, ये तो शाजिम तो बहुत तेज़ निकला। माँ को देखकर फ़ौरन गिरटी की तरह रंग बदल लिया इसने। सानिया ने इसे माँ से लाड करते देखकर खुश दिली से बोली, घर में पहले से ही खुशगवार हलचल सी थी। ताई अम्मी से पता चला कि निम्रा और आमिर की शादी करीब है। फूफो ने दोनों बेटों के लिए भतीजों को मांग लिया था। इनका कहना था कि जब घर में बेटियां मौजूद हैं तो फिर बाहर से क्यों देखें। आशिर और सानिया लाहौर में मुकीम थे। शादी के सिलसिले में इनकी आमद हुई थी। आमिर को भी ऑफिस की तरफ से घर मिल गया था। शादी के बाद निम्रा भी लाहौर शिफ्ट हो जाती। इस तमाम अरसे में सायर और समन ब्याह कर कराची और एबटाबाद चली गई थी। मेहंदी से एक रात कबल इनकी आमद हुई थी। अशफा को देखकर उन्हें भी खुशगवारा हैरत ने घेरा। अगरचे सब इससे बदगुमान थे, न जाने महविश ने क्या बताकर इन सबको इनसे मुतनफ़िर किया, और फिर इसका अपना अमल भी काबिले माफ़ी नहीं था। इसके बावजूद ताया, अबू और दादी ने इसकी तमाम खताएं माफ़ कर दी। बस एक खौफ था तो सिर्फ मुर्तज़ा की तरफ से। न जाने इसका रवैया कैसा होता। यकीनन वो इस दफ़ा आलम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा नहीं कर सकेगा। जिसने बहुत हिम्मत और एतमाद के साथ शाजिम के हमरा मुर्तज़ा और अपने मुश्तरका कमरे में कदम रखा था। इसे अपने रूठे पिया को मनाना था, अपनी गलतियों को माफ़ी मांगनी थी और मीर मुर्तज़ा हैदर को बताना था कि वो इसे कितनी मोहब्बत करने लगी है। वो जानती थी कि मुर्तज़ा इसे किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, मगर फिर भी वो एतमाद थी। वो मेरी मोहब्बत से कहाँ तक भागेगा। इसने बेयकीनी से सोचा, मुझे इस मनाने के लिए अगर गिड़गिड़ाना भी पड़ा, इसके कदमों में झुकना भी पड़ा तो मैं झुक जाऊंगी। वो शाजिम को सुलाते हुए मुसलसल मुर्तज़ा के बारे में ही सोच रही थी। यूँ इसकी निगाह शाजिम के चेहरे और खुली आंखों पर पड़ी तो वो चौंक उठी। अब आप अभी तक नहीं सोए बेटा? मम्मा नींद नहीं आ रही। शाजिम ने इसके बाजू में सर घुसाकर बारीक सी आवाज़ में कहा तो वो इसकी पेशानी पर से बाल हटाकर चूमते हुए बोली, क्यों नींद नहीं आ रही मम्मा की जान को? शाजिम बाबा के पास सोता है ना। इसने मासूमियत भरी वजह बताई तो इशफा ने चौंक कर देखा। क्या बाबा रोज़ाना घर आते हैं रात को? शाजिम के लिए आते हैं, फिर जब शाजिम सो जाता है फिर चले जाते हैं। आपको ये बात किसने बताई? अशफा ने हैरानी से पूछा। निम्रा पुप्पो ने। और फिर आज और कल बाबा क्यों नहीं आए? अशफा को तजस्सुस हुआ। दादू कहती है उन्हें काम है और वो दूर गए हुए हैं। शाजिम ने हाथ के इशारे से सफ़र की दूरी का बड़े मासूम अंदाज में बताया था। दादू ने ये नहीं बताया कि कब आएंगे? नहीं। इसने नफ़ी में दाएं बाएं सर हिलाया। मम्मा जी जान, अब शाजिम को डर तो नहीं लगता? नहीं। अच्छा भला वो क्यों? इसलिए कि अब मम्मा जो शाजिम के पास हैं उसने खुद से नफरत होने लगी थी। वो कैसी संगदिल माँ थी जो अपने मासूम बच्चे को तनहा छोड़कर चली गई थी। इस वक्त इसकी माँ की शिद्दत से ज़रूरत थी। मम्मा, शाजिम ने सोचों में गुम देखकर बाजू हिलाया तो वो चौंकी। मम्मा अब आप कहीं मत जाना, बस शाजिम के पास रहना। मैं अपने बच्चे के पास रहूँगी हमेशा। अशफा इसके मासूम खदशात को रफ़ा किया। अब सो जाओ, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। अशफा ने इसे कहानी सुनाई शुरू की तो वो चंद मिनटों में ही गहरी नींद सो गया। अगले दिन मेहंदी की रस्म मुश्तरका थी। घर में मेहमानों की आमद का सिलसिला सुबह से ही शुरू था। पहले मरतबा अशफा भी हर काम में पेश थी। सबको ही इसके रवैये में तब्दीली नज़र आ रही थी। रात को मुर्तज़ा भी आ गया। इसे खबर हो चुकी थी कि अशफा के आने की, शायद इसलिए वो मर्दान खाने से नहीं आया था। शाजिम को वहीं बुला लिया गया। अशफा मेहंदी की रात तो बहुत तवज्जो से तैयार हुई थी। अपने हुस्न से आगाह थी, इसलिए जब ग्रीन कलर का फ्रॉक जिसके गोले दामन और आस्तीन पर सिल्वर काम हुआ था, वो इसका पूरा वजूद जगमगाने लगा। इसने किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना था, किसी के स्याह रंगत बदलती आंखों के हिसार में रहना था। वो भरपूर तैयारी के साथ जब नीचे आई तो रस्म शुरू हो चुकी थी। आशिर इसे देखकर खफी से बोला, अब आई हैं आप। बमुश्किल तुम्हें बहाने से मुर्तज़ा को घसीट कर लाया था, मगर आपने सारा प्रोग्राम खारिज कर दिया। मुर्तज़ा कहाँ है? इसने धक धक करते दिल के साथ पूछा। चला गया है, इस होटल के इंतज़ाम को देखना था। और शाजिम इधर उधर निगाह दौड़ाकर शाजिम को तलाश कर रही थी। वो भी इसके साथ गया है, मगर शाजिम तो को तुमने नहीं जाने देना था। अशफा परेशानी से बोली। शाजिम तो अक्सर मुर्तज़ा के साथ जाता रहता है। अच्छा। अशफा को हैरत हुई। वो मुर्तज़ा को तंग करेगा? नहीं, वो मुर्तज़ा को तंग नहीं करेगा, बल्कि दूर दूर के दौरों पर तो वो खुशी खुशी बाप के साथ जाता है। आशा ने बताया और फिर सानिया को आवाज़ देता पलट गया। तो अशफा भी मसनूई मुस्कुराहट रबों पर सजाकर रस्म में शिरकत की घर से सहन में चली गई। रात मुर्तज़ा और शाजिम की वापसी बहुत देर से हुई। मुर्तज़ा ने सोई शाजिम को एहतियात से उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ाया। वो जानता था कि अशफा इसके कमरे में रह रही है। वो अशफा की डिठाई पर के बेशर्मी पर हैरत ज़दा था। कोई और औरत होती तो शर्मिंदगी के मारे मुंह छुपाई फिरती, लोगों की बातों के खौफ से गोशे नशीन होती, मगर ये अशफा हारून थी जो कि 6 साल पहले रात की तारीकी में अपने कमसन बेटे को छोड़कर भाग गई। अपनी ममता पर कीचड़ उछलते देख कर सुनकर भी बड़ी डिठाई से इसी घर में रह रही थी।
इसने अपनी ममता की ख्वाहिशात और आराम पर कुर्बान कर दिया। लोगों की ज़बानें तो नहीं रोकी जा सकती। मुर्तज़ा ने खुद कुछ ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी थी। मुर्तज़ा कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बेड पर नीम दराज पाया। अशफा जाग रही थी। वो भी एक हैरान कर देने वाला वाक़या था। इसे अपनी नींद और आराम का किस कदर ख्याल रहता। घड़ी की सुइयों के साथ वो सोई जागती रहती, और अक्सर जब मुर्तज़ा इसे गहरी नींद से जगा देता तो इन दोनों की लड़ाई का होना लाज़मी था। इसे याद था जब एक मरतबा सावन की पहली बूंद ने कमरे की खिड़की पर दस्तक दी तो मुर्तज़ा ने अशफा को झंझोड़ कर उठा दिया। क्या हुआ है? वो घबरा कर उठ बैठी। बारिश, मुर्तज़ा ने सरगोशी आवाज़ में कहा तो अशफा तप उठी। आपने बारिश का बताने के लिए मेरी नींद खराब कर डाली। गुस्से के मारे इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। तुम्हें किसने बताया कि तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो? मुर्तज़ा ने इसे छेड़ा तो वो आग बगोला हो गई। क्यों जगा है मुझे? अब मुझे देर तक नींद नहीं आएगी। तो मैं कब चाहता हूँ कि तुम सो जाओ। अपनी नींद की बड़ी बेपरवाह है। बराबर लेटे शोर की बेचैन करवटों का कुछ ख्याल नहीं। इतने दोनों बाद आया हूँ। तुम्हें तो मेरे आगे पीछे फिरना चाहिए था, दिल बहलाने का पूरा सामान करना चाहिए था, मगर यहाँ तो नींद ही किसी की पल पूरी नहीं होती। कितने झूठे हैं आप। रोज़ तो रात को आ जाते हैं और नींद मेरी कैसे पूरी हो? इतना तो जगाते हैं आप। वो वाकई बहुत मुंह फट और बहुत बोलती, हर बात बगैर लगी लिपटी कह देने वाली। अगरचे काफ़ी मरतबा इसे बहुत कलसल बोलने के बाद एहसास होता कि वो क्या बोल गया है। रोज़ आ जाने पर इनका ताना दिल को लगा है। मुर्तज़ा ने मुस्कुरा कर इसके बालों को छेड़ा तो वो झिंझलाई। हाथ मत लगाइएगा मुझे। क्या कर लोगी? मुर्तज़ा ने मज़ीद एक अदद भरपूर शरारत कर डाली तो इसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँच गया। मैं चीख कर सबको बताऊंगी कि आप रात को चोरी छुपे आते हैं। ओह, ये गज़ब ना करना। इसने जानबूझकर डरने की एक्टिंग की। वैसे आज क्यों तानों की बौछार कर डाली? मुर्तज़ा ने इसकी रोशन पेशानी पर हाथ रखा और करवट के बदले कदर ऊंचा होकर इसके तने तने नकूश को मीठी निगाहों से देखने लगा। मुझे छोड़ने की कोशिश ना करें। वो इसकी पेशकदमी को रोकने की गर्ज से तंबी लबो लहजे में बोली। तुम अभी कभी भी अच्छी मज़ाहमत नहीं कर सकी। वो आंखें अब मुस्करा रही थी। इसकी आंखों में न जाने क्या तिलिस्म था कि जब भी वो इस अंदाज में देखता अशफा खुद ब खुद नरम पड़ जाती। मैं आपसे हरगिज़ बात नहीं करूँगी। इसे जब कोई सख्त अल्फाज ना सूझे तो वो झिंझलाकर बोली, ये अच्छी धमकी है। मुर्तज़ा ने मुस्कुराए हुए इसकी गर्द बैजों के हल्के को मज़ीद तंग किया तो वो भींची आवाज़ में बुलबुलाई, मुर्तज़ा शालिम को बेड पर लेटाकर जो ही पलटा इसके लबों ने जंबिश की। दूसरी पल वो इसके मुकाबिल थी। आप कहाँ जा रहे हैं? तुमसे मतलब? इसने तेवर चढ़ाकर पूछा। मुर्तज़ा मुझसे खफा है। आप मेरी बात सुने, मैं आपकी तमाम बदगुमानी दूर कर दूंगी। प्लीज़ आप मुझे मौका तो दें अपनी सफाई पेश करने का। इसका हाथ थाम कर लजाजत से बोली। मुर्तज़ा ने तनफ़्फ़ुर से इसका हाथ झटक दिया और बोला, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना। आइंदा मुझे बुलाने की कोशिश मत करना। क्यों ना रुको, मैं आपकी बीवी हूँ। बहुत जल्द याद आ गया तुम मेरी बीवी हो। मुर्तज़ा का लहजा ज़हर ज़हर था। अशफा पेशेमान सी निगाह झुका गई। हटो। मुर्तज़ा ने चिंगाड़ कर कहा तो जबकि अशफा इस तरह दरवाज़ा थाम कर रास्ता रोक के खड़ी थी। सुना नहीं तुमने? मैंने नहीं सुना। वो भी तब उठी थी। मैं कह रहा हूँ पीछे हट जाओ वरना लगाऊंगा दो। अब जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वो बेखौफी से इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। मुर्तज़ा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर झटके से इसे दरवाजे के सामने से हटाया और फिर खुद तेज़ कदमों से बाहर निकलता चला गया, जबकि अशफा दम खुद से ही खड़ी रह गई। ये वो मुर्तज़ा तो नहीं था जो अशफा की कुर्बत के लिए सालों की तलाश में रहता था, और ये तो कोई और मुर्तज़ा हैदर था। अशफा को एकदम महसूस हुआ इन दोनों के दरमियान फासले बहुत बढ़ गए हैं। अगला दिन बारात का था। भरपूर मसरूफियत का दिन। अशफा तमाम ख्यालों को झटक कर सानी और सायरा के हमरा मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रही थी। आते जाते कभी मुर्तज़ा पर नज़र पड़ जाती, मगर जिस तरह वो इसे नज़रअंदाज कर रहा था ये सब अशफा के लिए इंतहाई तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ था। अशफा तो इसकी भरपूर मोहब्बत और बेबाक इजहार की आदत थी, जो इससे मुर्तज़ा का ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। चूँकि फंक्शन की अरेंजमेंट होटल में थी, लिहाजा सभी तैयार होकर गाड़ी में सवार हुए और होटल पहुँच गए। आखिर में अशफा और शादिम तैयार होकर निकले तो पूरा घर भाएँ भाएँ कर रहा था। अशफा ने शादिम को बाहर भेजा ताकि वो देख कर आए कोई गाड़ी मौजूद है। थोड़ी देर बाद शादिम मुंह लटकाए आ गया। मम्मा, गाड़ी तो कोई नहीं, अब हम कैसे जाएंगे? अच्छा ठहरो, मैं आशिर से फ़ोन पर बात करती हूँ। अशफा ने खुद को तसल्ली देकर आशिर को फ़ोन किया तो वो सरल से बोला, भाभी आप तैयार रही, मुर्तज़ा बस पहुँचने ही वाला है, बाबा हमें लेने आ रहे हैं। इसने शादिम को तसल्ली दी और खुद किचन में मसरूफ़ मुलाजमों को कुछ हदायत देकर सोफे पर आकर बैठ गई। शादिम बेचैनी के आलम में अंदर बाहर चक्कर लगा रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी तो वो उछल कर बोला, मम्मा जल्दी आए। अशफा अपनी ही झोंक में चलती गाड़ी तक आई तो गाड़ी के पास अदब से सर झुकाए खड़े मुकरम जान को देखकर सलग उठी। बाबा किधर हैं? शाजिम ने फ्रंट सीट पर बैठकर बेचैनी से कहा। पूछा। अशफा को भी मजबूरन पीछे बैठना पड़ा। वो मेहमानों की वजह से नहीं आ सके, इनके कुछ दोस्त अभी अभी पहुंचे हैं। मुकरम ने शाजिम को तो मुतमईन कर दिया, मगर अशफा मुसलसल से लग रही थी। मैरिज हॉल में पहुंचकर भी इसका मूड सख्त ताफ रहा। इसने गुस्से में खाना भी नहीं खाया, बस मिन्नतें करके शाजिम को खिलाती रही। रुखसती के बाद दुल्हन और दूल्हा ने घर ही आना था, लिहाजा जल्दी होटल से फारिग हो गए। घर आकर अशफा ने गुस्से के आलम में चूड़ियाँ उतारी, मेकअप साफ के, ज्वेलरी उतारी, फिर ज़बरदस्ती शादिम को थपक थपक कर सुलाया। वो मुसलसल री कर रहा था, मुर्तज़ा के पास जाने की जिद कर रहा था, मगर अशफा ने एक ना सुनी।
आज बाबा ने शादिम को प्यार भी नहीं किया, उठाया भी नहीं। उसने ढेरों शिकायतें इकट्ठी करके रखी थी। अशफा से समझाती रही, वो मसरूफ़ थे बेटा, अभी बाबा आपको आकर बहुत प्यार करेंगे, अब सो जाओ। नहीं सोना शाजिम को, वो ज़िद्दी लहजे में बोला। चलो शाबाश, मैं कहानी सुनाती हूँ। शाजिम आंखें बंद करे। अशफा ने उसे पुचकार कर कहा तो वो रोने लगा। शाजिम, मैं मारूंगी आपको, बाबा पास जाना है, मम्मी ने मनाया। जाओ, चले जाओ बाबा के पास। अशफा ने गुस्से से कहा। शाजिम अकेला कैसे जाए मम्मा, शाजिम को डर लगेगा। तो मैं क्या करूँ? आप शाजिम को बाबा के पास छोड़ आए। वो इसकी गर्दन पर हाथ रखे, बाजू सर पर रखे मासूमियत से बोला। शाजिम की मुसलसल जिद की वजह से वो अपनी बेइज्जती भुला के मुर्तज़ा को फ़ोन करने लगी। कुछ देर बाद कॉल रिसीव कर ली थी। क्या तकलीफ़ है? अशफा की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से कटीले लहजे में पूछा गया तो बड़े ज़ब्त से बात बताने लगी। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आपके बेटे को ही दर्द उठ रहा है। क्या हुआ है शाजिम को? वो परेशानी के आलम में तकरीबन चीखा। आपकी याद आ रही है। ओहो, मेरी बात कराओ शाजिम से। इसने रिसीवर शाजिम को पकड़ाया तो उसने धुआंधार रोना शुरू कर दिया। मजबूरन मुर्तज़ा को घर आना पड़ा। मेरे बेटे को क्या हुआ है? इसने शाजिम को बाहों में भींच कर चुमा। वो सूं सूं करते हुए बोला। मम्मा ने डांटा है, गुस्सा किया है कि शाजिम सो जाए, मगर शाजिम ने बाबा के पास सोना था। अशफा दांत पीस कर रह गई। एक तो ये बच्चे भी ना, इसने चीज़ें समेटते हुए ज़ेरे लब कहा। चल, मैं अपने बेटे को साथ ले जाता हूँ। अक्सर जब शाजिम जिद करता तो वो इसे भी डेरे पर ले जाता था, मगर इस वक्त शाजिम ने एक मरतबा फिर मनाना शुरू कर दिया। मम्मा भी शाजिम के साथ चले, शाजिम मम्मा के पास भी सोएगा। बहुत फितने हो तुम। मुर्तज़ा ने लब भींच लिए। बाबा मम्मा से कहना कि वो भी चलें, आराम से सो जा, वो बहुत ज़िद्दी हो रहे हो। मुर्तज़ा ने डांटा तो वो मुँह सोने लगा। मुझे बाबा के पास नहीं सोना, मम्मा पास सोना है। बाप की डांट सुनकर वो अशफाक से चिपक गया। न चाहते हुए भी अशफाक को हंसी आ गई। वो इसे गोद में उठाकर बेड पर ले आई। मुर्तज़ा वापस जाने लगा तो शाजिम ने फिर पुकारा। बाबा, क्या है शाजिम, सोते हो कि नहीं? मुर्तज़ा पलट कर इसके करीब आया तो उस तरह से माँ की गोद में मुंह छुपा गया। शाजिम जो इन दोनों से चाहता था वो जानते बूझते इसकी बातों से निगाह चुरा रहे थे। शाजिम बाबा और मम्मा के साथ सोना चाहता है। अशफा की चादर से मुंह निकाल कर शाजिम ने मासूमियत भरे अंदाज में कहा तो मुर्तज़ा इसके करीब ही लेट गया। अशफा ने दिल ही दिल में शाजिम की ढेरों बलाएं ली। मेरी जान, तुमने वो काम कर दिया जो तुम्हारी माँ ना कर सकी। आमिर और निम्रा के वलीमे के बाद ज़िंदगी मामूल पर आ गई। मेहमानों के साथ साथ साहिर और समन भी अपने अपने घरों को सुधार दी। सानी और आशिर भी लाहौर जा चुके थे। कुछ दिनों बाद निम्रा को भी चले जाना था। शादी की मसरूफियात की वजह से अशफा अपने लबों पर इन सवालों को तो पूछ ही नहीं सकी जो कि उसकी ज़बान पर मचल रहे थे। एक दम मौका पाकर इसने निम्रा को घेर लिया। वो भी इसे तफसीलन हर बात बताने लगी। न जाने अशफा ये जानने को बेताब थी कि महविश जो कि ये चाहती थी कि अशफा घर चली जाए तो वो मुर्तज़ा को हासिल कर लेगी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि महविश को किसी और की दुल्हन बनना पड़ा। और ये तो वो जान चुकी थी कि महविश शोर से लड़ झगड़ कर मैके आ गई है। महविश की अपनी सास और नंदों से नहीं बनती। इसका ये मुतालबा था कि अलग घर लेकर इसे रखा, तभी ये वापस आ जाएगी। अब देखो इसकी ख्वाहिश पाया तकमील तक पहुँचती है कि नहीं। महविश शादी के लिए मान कैसी गई? अशफा ने बेचैनी से पूछा। मुरसलीन चाचू के बाद चाची ने ज़बरदस्ती अरूबा और महविश की शादी कर दी थी, क्योंकि नम्रा कुछ बताते बताते एकदम सोचने लगी कि वह अशफा को बताना चाहिए कि नहीं। अशफा के सर पर वो दबिया आवाज़ में बोली। दरअसल जब तुम चली गई तो फिर चाची ने अम्मी और दादी पर यह दबाव डाला कि महविश का रिश्ता मुर्तज़ा लाला के साथ कर लिया जाए, मगर जब मुर्तज़ा लाला ना माने तो चाची मायूस हो गए। उन्होंने फिर महविश की किसी जिद को ना खातिर मिलाते इनकी शादी करके ही दाम लिया। नगी को इसके मामू बाहर ले गए और वहीं इनकी बेटी से उसकी शादी कर दी। कुछ 6 माह बाद तकी भी दुबई चला गया। चाची भी अब पहले वाला दम कम नहीं रहा। तुम नहीं जानती ये चाची ने मुर्तज़ा लाला को कितना भड़काया कि वो तुम जैसी बदकिरदार और अय्याश लड़की की खातिर ज़िंदगी की खुशियों से मुंह मोड़ रहा है, मगर मुर्तज़ा लाला ने इनकी किसी बात का नहीं कबूल किया। कुछ और भी कहना चाहती थी मगर आमिर ने इसे बुला ली। इस रात निम्रा भी आमिर की हमरा चली गई तो घर में एक तन्हाई ने डेरे जमा लिए। समीना चाची ने अपने पोर्शन अलग करके बीच में दीवार खड़ी कर ली थी। इनकी आमदोरफ्त भी इस तरफ कम थी। जब से अशफा वापस आई थी महविश ने भी आना छोड़ दिया। इस वक्त इसी रफ्तार से गुजर रहे थे। इन्हीं दिनों उन तमाम फ़राइज़ की अदायगी के बाद ताया अबू ने हज के लिए दरख्वास्त दे दी। रब के घर से उनका बुलावा आ गया। रूयूं, ताई अम्मी, दादी, फुफ्फो और ताया अबू सब अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए चले गए। जाते समय ताई अम्मा ने अशफा को ढेरों नसीहतें की। वो काफ़ी देर से इस घर के मामलात के मुतल्लिक समझाती रहीं। उन्होंने लाकर की चाबियाँ अपनी इकलौती बहू के हवाले कर दी। अशफा पुत्र, तुम मुर्तज़ा तुमसे नाराज़ है। मैं जानती हूँ, तुम इसे मना लो, वो ज़रूर मान जाएगा। पहले तुम हमसे बदगुमान थी, अब मुर्तज़ा से तुमसे बदगुमान है। ये गलतफहमियाँ क्यों कर बीच में आ गई? ताई अम्मा, मैंने अपनी नादानी में बहुत सारा नुकसान कर लिया है। वो आज़र्दगी से बोली। हर नुकसान की तलाफ़ी हो जाती है, मगर कुछ नुकसान ऐसे होते हैं कि इनकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। जो गलती तुमसे सरज़द हुई हमने तुम्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया, मगर बेटा मुर्तज़ा को मनाना अब तुम्हारा काम है। वो तुमसे मोहब्बत करता है, इसका गुस्सा वक्ती है। तुम पहल करोगी तो यकीनन इसका गुस्सा उतर जाएगा। वो मुझसे भला कहाँ मोहब्बत करते हैं। इसकी रंजीदगी किसी तौर कम नहीं हो रही थी। झली दी औरत तो मर्द की एक निगाह से पहचान लेती है। आप कुछ नहीं जानती ताई अम्मा, इसने आज़र्दगी से कहा। दादी और पप्पू ने इसे ढेरों दुआएं दी। ताया अब्बा भी बहुत देर तक इसे समझाते रहे। रात 1 बजे इनकी फ़्लाइट थी। जाने से पहले उन्होंने इसे फिर से नसीहतें की तो दिल ही दिल में बोली, ताई अम्मा कुछ नसीहतें अपने बेटे को भी कर दें। इतनी खूंखार
नज़रों से घूरता है मुझे। इनके जाने के बाद वो शाज़िम बिल्कुल तन्हा रह गए। अशफा ने शाज़िम को ज़बरदस्ती खाना खिलाकर सुलाया और ख़ुद बरामदे में आकर बैठ गई। ये वही घर था जहाँ से हर वक्त घुटन का एहसास होता। मुर्तज़ा के इल्तफ़ात, इसकी तवज्जो के बावजूद वो एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। और अब वही किस कदर बदल गई थी। इसकी सोचों का महवर अब मुर्तज़ा की ज़ात थी। ये घर था, इसे हर वक्त मुर्तज़ा की यहाँ मौजूदगी का एहसास होता। वह इन्हीं सोचों में गुम थी जब महविश चली आई। तुम, अशफा कोई सख्त लफ्ज़ बोलने से पहले लब भींच कर खामोश हो गई। अशफा, तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं तुमसे नाराज़ नहीं, बस शौक की कैफियत में हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करोगी। अशफा ने इसका तहकीर अमेज़ रवैया याद दिलाया तो वो सर झुकाकर बोली, मैं माजरत करती हूँ, मुझे तुम्हारी माजरत से कुछ लेना देना नहीं। तुमने वादा किया था कि शाज़िम को मेरे पास भिजवा दोगी, मगर तुमने मुझसे तमाम राब्ते तोड़ लिए। वो तनफ़्फ़ुर से बोली, तुम अपनी तमाम बेइज्जती भुलाए वापस कैसे आ गई हो? महविश ने हैरानी से पूछा तो वो फट पड़ी। तुम तो चाहती थी कि मैं कभी ना आऊँ। तुम्हें क्या पता महविश की ममता क्या चीज़ है। मैंने अपनी अना, खुददारी और इज़्ज़त नफ्स को अपनी ममता पर कुर्बान कर दिया। मुर्तज़ा तुमसे बेहद मुतनफ़्फ़िर है। तुमने इसकी अना पर बड़ी गहरी चोट लगाई है। महविश ने तंज़न कहा, तुम जो चाहती थी वो तो हो चुका, बड़ी जल्दी समझ चुकी हो। मुर्तज़ा अब तुम्हारी तरफ कभी भी नहीं पलटेगा। वैसे भी अतिया चाची ने जिस तरह मुर्तज़ा के पैर पकड़कर इसे तुमसे शादी के लिए मनाया था, इस हकीकत से तो तुम निगाह नहीं चुरा सकती। कितनी तकलीफ देह बात है कि तुम अनचाही हो। महविश ने हल्का सा कहका लगाया, बहुत घटिया सोच है तुम्हारी। क्या इधर तुम्हारे किसी आशिक ने तुम्हें मुँह नहीं लगाया जो वापस लौट आई हो? दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। अशफा ने चिल्लाकर कहा, ये घर मेरे दादा का है। महविश ने हक जताने वाले मुस्कुराहट लबों पर सजाई और बोली, इस तरह दोबारा अपनी तरफ राग़िब करने के लिए तुम्हें सिरे से पापड़ बेलने पड़ेंगे। तुम्हारी मुर्तज़ा की वो मोहब्बत कहाँ गई जिसने तुमने मुझे दास्तान सुनाई थी? अशफा ने तल्खी से कहा और फिर मुस्कुराई। वो मोहब्बत तो आज भी हमारे दरमियान है। तुमने तो कहा था अगर मैं चली जाऊँ तो मुर्तज़ा तुम पाल लोगी, फिर ऐसा क्यों ना हुआ? मैंने खुद ही इनकार कर दिया। महविश कदर बढ़वाई इसने तुम्हें खुद ही मुँह नहीं लगाया। अशफा ने तनफ़्फ़ुर से सर झुकाया, झटका और उठकर अंदरूनी इसी तरफ आ गई। ताई अम्मी की नसीहतों का असर था, इसलिए मुर्तज़ा रात को इनकी तन्हाई के ख्याल से घर आ जाता था। वो शाज़िम को सुलाने के बाद दूसरे कमरे में चला जाता। अशफा इसके खटूरपन पर सुलगती रहती। रात रात भर जागने की वजह से इसके सर में अक्सर दर्द रहने लगा। मुर्तज़ा ने इसे अज़ियत देने का नया तरीका सोचा था। इसने घर के तमाम मुलाज़िमीन को छुट्टी करवा दी। सिर्फ मुकर्रम जान था जिसकी महीने भर का राशन लाने की ड्यूटी थी। हफ्ते बाद वो ज़रूरत की चीज़ें ला देता। अशफा को सारे काम खुद करना पड़ते। किचन के सारे काम तो इसकी जान जाती थी, ऊपर से इतने बड़े घर की तनहा सफाई करना इतना ही मुश्किल था। इसे गुस्सा भी बहुत आता जब मुर्तज़ा के मेहमान डेरे पर आते, वो घर से खाना तैयार करके भेजना पड़ता। मुर्तज़ा को भी इसकी फोड़पन की अब खबर हुई थी। वो सुबह नाश्ते के बाद घर से निकलता, रात देर तक इसकी वापसी होती। खाना वो हमेशा घर आकर ही खाता था और बातें बनाने का भी इसे मौका मिल जाता। कितनी बदसलीका और फोड़ औरत हो तुम, कभी अपने हालत जाकर देखो, इस कदर बेतरतीबी है। ऊपर फर्नीचर पर मिट्टी की तहें जम गई हैं। अभी तो 3 दिन नहीं हुए अम्मा को गए और ये घर की हालत हो गई है। कपड़े सोफे, कालीन और बेड के ऊपर बिखरे पड़े हैं और वो खुद इतना गंदा हो रहा है कि तुम इसे नहलाया भी नहीं। फिर तो इसे अभी तो उसे कपड़े पहनाए, सहन में जाकर गंदे कर लेते हैं। बड़े बड़े पतीले धोती। अशफा ने रोहानसी आवाज़ में कहा। सहन में जाने से कब से झाड़ू नहीं लगा, जामुन और के पत्तों का अलग ढेर है। नागवारी से बोला, बर्तन धोकर सहन की सफाई करती हूँ। अशफा ने मरी आवाज़ में कहा, बरामदा भी साफ़ करो, एक नया ऑर्डर मिल गया। वो किलसती झाड़ू उठाकर सहन साफ़ करने लगी। वो सहन से उठने वाली धूल ने मिनटों में ही इसे कार्टून बना दिया। ऊपर से शदीद खांसी ने पल भर में इसे बेहाल कर दिया। इतना नहीं हो सके कम अज़ कम सहन में टाइलें ही लगवा दे। वो मुसलसल बढ़ा रही थी। मम्मा भूख लगी है, चिप्स बना कर दें। शाज़िम ने जाली के दरवाजे से झांक कर दुहाई दी तो वो नरमी से बोली, ओके बेटा, ये थोड़ा सा काम रह गया, मैं अभी आती। मम्मा आपने ये पाउडर लगाया है क्या? थकन से नडाल जब वो कमरे में आई तो शाज़िम ने हैरत से पूछा। अशफा चेहरे पर हाथ फेर कर आईने के सामने खड़ी तो इसकी हंसी छूट गई। ये पाउडर इसकी पलकों और बालों में भी जज्ब हो चुका था। वो इस तरह हंसते हुए वॉशरूम में घुस गई। जब बाहर आई तो हालत कदरे बेहतर महसूस हुई। इसने मुर्तज़ा को ना पाकर शाज़िम से पूछा, तुम्हारे बाबा बोल बोल कर सारा नज़ला गिरा कर कहाँ चले गए? बाबा को फ्लू हो गया है, शाज़िम ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा तो अशफा मुस्कुराई और बोली, आओ मैं अपने बेटे को चिप्स बना कर दूँ। ओके। वो इसके साथ किचन में आ गया। अशफा ने आलू काट कर कढ़ाई में तेल डाला, बस 20 मिनट बाद चिप्स तैयार थे। एक प्याली में इसने केचप डाली और गिलास में पेप्सी और बर्फ के क्यूब डालकर वो मुख्तसर सा लंच शाज़िम के सामने रख के खुद भी बैठ गई। मम्मा आप चिप्स अच्छे बनाती हैं, और कोई भी चीज़ आपको मम्मा के हाथ की पसंद नहीं? इसने सच्चाई से जवाब दिया तो अशफा ने मसनूई खफगी से बेटे की तरफ देखा। मम्मा ट्राइफल तो अच्छा बनाती हैं, हाँ, और बाकी सब गंदा। वो मर्ज़ी से पेप्सी की सिप ले रहा था। अशफा ने मुँह बना लिया और बोली, होना खटूर बाप के कटूर बेटे, इतनी मेहनत करती हूँ, तुम बाप बेटे को कुछ पसंद ही नहीं आता। इतने नखरे हैं तुम दोनों के। दादू सब अच्छा बनाती हैं और फुफ्फो भी, ऊपर सोच अंदाज में बोला। दरवाजे से अंदर आते मुर्तज़ा ने माँ बेटी की कुछ तकरार सुन ली थी। ताम वो तासर दिए बगैर बोला, खाना तैयार है तो दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अशफा सूरज से उठी और रात का बच्चा को सालन और रोटी बनाकर इसके सामने रखी। ये क्या है? ये चिकन का सालन है। वो असल में गलती से मैंने चिकन को प्रेशर कुकर में डाल दिया था तो ये हड्डियाँ अलग हो गई और ये गोश्त अलग। ये तो बहुत फ़ख्रिया कारनामा सर अंजाम दिया है आपने। मुर्तज़ा ने बेदली से खाना शुरू किया। इतना भी मिल जाता है, इस पर इक्तफ़ा करें। हाँ, तुमसे कुछ बैद नहीं कि फ़ाक़े करवाने शुरू कर देती।
खुद ही तो कह रहे थे कि आपको मैं रोज़ाना आलू बनाती हूँ, आप रात को चिकन बनाए तो आप घर नहीं आए और सामने रखा है तो बातें बना रहे हैं। वो खफकी भरे लहजे में बोली, शाज़िम इसकी चिकन की तुम ही तारीफ़ कर सकते हो, आफ्टर ऑल तुम्हारी माँ है और तुम्हें ये प्यारी भी बहुत है। मुर्तज़ा ने पेप्सी की खाली गिलास में चिप्स डालते शाज़िम को मुखातिब किया। अशफा तो सिर्फ इस बात पर ही खिल उठी कि मुर्तज़ा ने इसे तलब किया है, आइंदा आने वाले दिनों में भी वो ज़रूरत के वक्त इसे आवाज़ दे लेता था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि मुर्तज़ा ने सच मुझे अपनी ज़रूरत ही समझ लिया है। वो अशफा जिससे मोहब्बत थी वो कहीं खो गई थी, वो सिर्फ शाज़िम की माँ और मुर्तज़ा की ज़रूरत थी। इसने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में अशफा को इसकी औकात याद दिलाई थी। अशफा को नज़र से गिरी और दिल से उतरी औरत के मफ़हूम की भी अब समझ आई थी। इसे यकीन हो चला था कि तायाबा ने एक मरतबा फिर मुर्तज़ा को अशफा के साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर लिया है। ताई अम्मी और ताया अबू के आंसू ने यकीनन इसे फिर से देर कर दिया है। इसे एक गलती थी कि इसकी एक गलती तमाम उम्र के लिए पेशेमानी बन गई। इसे रात बहुत रोना है जब मुर्तज़ा ने इसे कमरे में बुलवाया। रात की तारीख में घर से भागने वाली औरतों को तुम नहीं जानती क्या सज़ा है, मगर मैंने शाज़िम और बाबू की खातिर तुम्हें इस सज़ा को माफ़ किया, मगर तुम सारी ज़िंदगी मेरे दिल में अपना वो मकाम एहतराम बहाल नहीं कर पाओगी जो कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए मौजूद था। अब लाइट ऑफ करके इधर आ जाओ। अशफा ने मुश्किल से सही सख्त हकीकत को अपना लिया। अब वो अगर अपनी तमाम बदगुमानियों गलतफहमियों की महविश की चालबाजी के मुतल्लिक बता भी देती तो जो इसे गलती सरजद हो गया था इसकी तलाफ़ी कैसे मुमकिन होती। रात की तारीकी में एक हासिद औरत की बातों में और वक्ती गुस्से की लपेट में आकर निकल गई। अगर इसकी नज़ाकतों को पता होता तो वो कभी ऐसा ना करती। इसे परवरिश जिस माहौल में हुई, वो जिस माशरा और मुल्क की वो रहने वाली थी, वहाँ ये बातें मामूल का हिस्सा थीं। कभी औलाद माँ बाप से झगड़ कर घर छोड़ देती, कभी माँ बाप आपस में झगड़ा करके औलाद को छोड़ देते, कभी बीवी शोहर से नाराज़ होकर भाग जाती, कभी शोहर बीवी से तंग आकर गायब हो जाता। ये तो उसकी माँ की तरबियत का असर था कि वो हमेशा मजबूत और साबित कदम ही रही। क्या इसका शोहर कभी इसकी बात का यकीन करेगा? वो शख्स इसकी ज़िंदगी में आएगा, वो पहला मर्द है जिससे इसने मोहब्बत की। मुर्तज़ा के सर्द रवैये की वजह से हर वक्त अफसरदा सी रहने लगी। अगरचे रोज़ाना ही सानी और निमरा फ़ोन पर बात होती और कई मरतबा तो तायाबा से मुर्तज़ा ने बात करवाती थी, मगर फिर भी वो इस सब को घर वालों को बहुत मिस कर रही थी। इसके बार बार इसरार पर सानिया ने आने की हामिद भर ली। हफ्ते बाद आशिर और अपने दोनों बेटों को सानिया को छोड़कर गया। आशिर अपने दोनों बेटों को और सानिया को छोड़ गया था। जाते जाते इसने कितनी ही मरतबा दुआई दी, दिल पर पत्थर रख के छोड़ कर जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप की खातिर भाभी, इस एहसान अजीम का शुक्रिया। अशफा इसके मस्करेपन पर मुस्कुराती रही। कहीं से भी दो बच्चों का बाप नहीं लग रहा था। सानिया के आ जाने से घर में खूब रौनक हो गई। बच्चों के साथ शाज़िम का भी खूब दिल लग गया। सारा सारा दिन वो तीनों आपस में खेलते रहते। शाज़िम अब जिद भी नहीं करता। रात को जब अशफा इसके लिए दूध का गिलास लेकर आई तो उसने बड़े आराम से पूरा गिलास खाली कर दिया। मम्मा एक बात बोलूँ? जाने मम्मा, एक नहीं ढेर सारी बातें बोलो। अशफा ने इसके सुख रखसार चूम कर कहा, मम्मा शाज़िम अकेला क्यों है? शाज़िम अकेला कैसे है? शाज़िम के पास मम्मा है, बाबा है। अशफा कदरे चौंक से बोली, नहीं। इसने गुस्से से सर दाएं बाएं हिलाया। शाज़िम को बेबी चाहिए, नोमी जैसा। शाज़िम अशफा को एकदम गुस्सा आ गया। अंदर आते मुस्तफ़ा ने भी ठिठक कर मुँह बसोरते अपने लाडली की तरफ देखा, जिसकी फरमाइशें दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही थी। मम्मा शाज़िम किसके साथ खेले? वो ठनका, इतने तो खिलौने हैं आपके, बाबा के साथ जाकर और ले आना। अशफा ने मुर्तज़ा को देखकर इसे बहलाना चाहा। शाज़िम को खिलौने नहीं, बेबी लेना है। ओके मेरी जान, बेबी भी ला देंगे। मुर्तज़ा ने इसकी गोद में उठाकर भेज लिया तो इसका चेहरा बारे खिफ्त के सुर्ख पड़ गया। लाला, जब तक अम्मा और बाबा नहीं आते आप हमें और बच्चों को कहीं घुमा फिरा लाएं, बल्कि ऐसा करते हैं कहीं मेरे चलते हैं। सानिया ने बड़े दुलार से फरमाइश की थी। मुर्तज़ा ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। सानिया ने इमरा और आमिर से भी बात की थी, मगर आमिर को छुट्टी न मिल सकी। अलबत्ता आशिर इसी शाम आ गया। अगली सुबह सवेरे उन्हें घर से निकलना था। अशफा और सानिया ने मिलकर तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली थी। बच्चे बेहद खुश थे। इसी खुशी के आलम में कच्ची नींद से उठाए जाने पर भी ना रोए। पहला क़याम इनका इस्लामाबाद में था। तकरीबन 3 दिन इस्लामाबाद ठहरे थे। दामने को फैसल मस्जिद, रावल डैम, मुर्तज़ा की कज़न की फैमिली से मिलने के बाद वो मरी की तरफ आज़म सफ़र हो गए। मरी के एक कदर मुनासिब होटल में मुर्तज़ा ने पहले से बुकिंग करवा ली थी। शाज़िम, हन्नान और नोमी बेहद मसरूर थे। मुरबन और नथिया गली से होते हुए माल रोड पर फिर आशिर के इसरार पर वो घर वापसी के बजाय कागान की तरफ निकल गए। यहाँ के फलक बोस पहाड़, सब्ज़ वादियाँ, गीत गाती, शोर मचाती, गुनगुनाती नदियाँ, तवील अरीज़ सब्ज़ार, खुशनुमा झीलें, तेज़ो तन जाली दरिया, फ़तरत की दीवानों शुदाओं के लिए एक बहुत बड़ा असासा और कुदरत का अनमोल और बेशबा तोहफ़ा था। अशफा ने पूरे सफ़र के दौरान एक बात नोट की कि सानिया और आशिर के दरमियान किस कदर बेतकल्लुफ़ी थी। पूरे रास्ते में आशिर की छेड़छाड़, सानिया का शर्माना मुस्कुराना, किस कदर अपनाई तो मोहब्बत थी दोनों के दरमियान। कागान में इन दोनों बहुत रश था। मुल्की और गैर मुल्की सयाह और फितरी हुस्न के दीवाने न जाने कहाँ कहाँ से इनके दिलकश नज़ारों को देखने के लिए आए थे। दौरान सफ़र ही बच्चे और दोनों ख़वातीन थक चुकी थी, लिहाजा होटल पहुँचते ही शाज़िम सोने के लिए चलने लगा। सानिया बच्चों को सुलाने और खुद आराम की गर्ज से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान रखने के बाद आशिर और मुर्तज़ा दोनों ही निकल गए। अलबत्ता वो और शाज़िम दोनों ही बहुत देर तक सोते रहे। अशफा की आंख मुर्तज़ा के झुंझोड़ने पर खुली। वो इंतहाई गसीले तासुरात के लिए इसे घूर रहा था। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो ब्लैक सूट केस में है। इसमें तो तुमने जर्सियों, स्वेटर और शालें भर ली हैं। बेवकूफ़ अहमक, क्या ये गर्म कपड़े पहनने का मौसम है? मैं समझी मरी में ठंड होगी। वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने की गर्ज से कंबल में मुंह छुपाने लगी तो मुर्तज़ा ने हाथ बढ़ाकर इसके मुंह पर से कंबल खींचा। अगर किसी से मशवरा ले लिया जाए तो बेवकत की शर्मिंदगी और उजाले से बचा जा सकता है। वो बहुत
कुछ जल्दा कर पलटा तो अशफाक पीछे से बोली, आपके कपड़े शायद लेदर के बैग में, आप रुके मैं निकाल देती हूँ। शुक्रिया, आप जहमत ना करो और हाँ शाजिम को जगाओ, कुछ खा पी ले और आप पोस्तियों की तरह दोबारा मत सो जाना। ख्वामखा मेरा इतना खर्चा भी करवाया, अगर सोना ही था तो घर में रह लेती। तो वह मेरी 3-4 घंटों की नींद पर कैसे मुश्तैल हो रहे हैं। मेरा सोना तो उन्हें किसी भी सूरत गवारा नहीं। इतनी बातें सुना दी हैं। मुर्तज़ा के जाने के बाद वो जल्दी उठ बैठी। शाजिम को जगाकर हाथ मुंह धुलवाया, कपड़े पहनाए। कुछ देर बाद सानिया भी बच्चों को तैयार कर लेके आई थी। चाय पीने के बाद वो दोनों बच्चों समेत नीचे आ गई। मुर्तज़ा और आशिर उन्हीं के इंतजार में खड़े थे। इन्हें आते देखकर मुर्तज़ा ने ड्राइविंग सीट संभाली, चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी। पेट में भी चूहों का मैच शुरू था, लिहाजा पेट पूजा करने का सोचा। आशिर अपनी फेवरेट डिशेज यानी कि सिंघाड़ा, मछली और पहाड़ी मिर्च कला और कीमे के सालन का ऑर्डर दिया। सानिया और उसकी लाला की पसंद एक सी थी। उन्होंने काबली चने का पुलाव और तंदूरी मुर्गी मंगवाई, जबकि अशफा ने इन तीनों की पसंद से पेट भरने का फैसला कर लिया। वो सालन में किस कदर मिर्चें हैं। सानी ने सूं करते कानों को हाथ लगवाए। तोबा, ये सालन मंगवाने की क्या जरूरत थी। सानी ने नाक चढ़ाई। तुम अपने काबली चने का पुलाव खाओ, मेरे मिर्चों वाले सालन को नजर लगाने की जरूरत नहीं है। आशिर ने जज्बातीपन से डोंगा सानिया के सामने उठा लिया। आशिर और सानिया की मजेदार नोक-झोंक के दौरान खाने से भरपूर इंसाफ किया गया। अगले 3 दिन मुर्तज़ा और आशिर ने इन्हें कागान का चप्पा दिखा डाला और हद से ज्यादा थकाया। इन 3 दिनों में वो सिर्फ रात को ही सोती थी। वो सारी रात बच्चों समेत इन दोनों के अहकामात पर अमल करती। सैर व तफरीह का शौक पूरा हुआ कि नहीं। मुर्तज़ा सानिया को मुसलसल छेड़ रहा था। एक हफ्ता कागान में रहने के बाद अब वो मजीद कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा इन पर तरस खाकर मुर्तज़ा ने वापसी का इरादा लिया। जिस रात वो लोग घर पहुंचे, इसी रात 3 बजे फ़ोन की बेल उठी। फ़ोन मुर्तज़ा ने सुना था और काश कि वो कभी फ़ोन सुनता ही नहीं। फ़ोन उनके लिए क़यामत की खबर लाया था। मक्का से मदीना जाते हुए ताया अब्बा और उनके पूरा ग्रुप जिस बस में सवार थे वो बस हादसे का शिकार हो गई थी। इन घर के चारों बुजुर्गों ने मदीना तैयबा में हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं और मदीना तैयबा की मट्टी इनका नसीब ठहरी। वो खुशकिस्मत थे जिन्हें अल्लाह ने अपने घर बुलाया और फिर ता क़यामत अपने घर में उनका मुदफन बना दिया। अल्लाह ताला को इन चारों आशिकों की न जाने कौन सी अदा पसंद आई थी कि इन सब की दिली ख्वाहिश को पूरा फरमा दिया। इसे दादी की वो याद आई जो हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से मांगा करती थी, मौला अपने घर बुलाना, अपने दर बुलाना और फिर वापस कभी ना आने देना। इन सब के लिए ये सदमा बहुत अजीम था। अशफा तो पहले ही वालिदैन की दायमी जुदाई का दुख देख चुकी थी। सो इनके इन सबको हौसला देते संभालते हुए कभी कभी इनके अपने हौसले भी बिखर जाते। मुर्तज़ा खुद बिखरा हुआ था, बहनों को क्या हौसला देता। आमिर और आशिर की अपनी हालत बहुत बुरी थी। इनके लिए तो माँ ही सब कुछ थी। उन्हें ही सब रिश्तों का प्यार था, इसलिए उन्हें अपने कभी बाप की याद नहीं आई। और सायरा और समन भी कम से निढालती, वे एक दूसरे को क्या दिलासा देती। सबसे बड़ा सदमा तो ये था कि उन्होंने अपने पैरों का आखिरी दीदार भी नहीं किया। तो दुनियादारी के तकाज़ों के तहत उन्होंने वो तमाम रस्मात पूरी की जो कि इस माशरे का हिस्सा बन चुकी थी। अभी तक ये सदमा ताज़ा ही था कि नकी और तकी ने ज़मीन में अपना हिस्सा अलग करने का शोशा छोड़ दिया। इन दोनों को मुर्तज़ा की तकलीफ का एहसास भी कैसे होता। शुरू से ही चाची ने बच्चों के ज़हन को इनके खिलाफ भड़काकर आलूद किया था और मुर्तज़ा तो चाची से इस दिन से मुतनफ़्फ़र था जो इस घर में आई थी। हर वक्त इसके कान में घुसी मुर्तज़ा के खिलाफ उन्हें उकसाती रहती हैं। आपा भला सुतेली माएँ भी इतना ख्याल रखती हैं, आपने तो इस फितने को सर चढ़ा रखा है। या फिर कहती क्या ज़रूरत है इसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की, ख्वाह-मख़्फ़ा इतना खर्चा। वो ना मुर्तज़ा को अच्छी लगती थी, ना उन्हें मुर्तज़ा से कोई दिलचस्पी थी। ये दुश्मनी इसकी नौजवानी की उम्र तक जारी रही और फिर खुद ब खुद चाची का रवैया इससे बेहतर होता चला गया। मुर्तज़ा ने आशिर और आमिर से मशवरा करके इनका जायज़ हक़ था इन्हें दे दिया, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने इस पर मुकदमा दायर करवा दिया। वो मज़ीद ज़मीन इससे मांग रहे थे, जिसे देने के लिए मुर्तज़ा ने इनकार किया। जो कानूनी हक़ इनका बनता था वो मैं दे चुका हूँ, मज़ीद एक टुकड़ा ज़मीन का नहीं दूंगा। सानी और निम्रा झगड़ा बढ़ जाने के खौफ से भाई को रजामंद कर रही थी कि वो लोग जो मांगते हैं दे दो, मगर मुर्तज़ा किसी तौर मान नहीं रहा था। अगर आप ज़मीन नहीं देना चाहते तो ना दे, बदले में रकम दे दें। मेरे पास 50-60 लाख की रकम है। शट अप अशफा, मुर्तज़ा जोर से दौड़ा कि वो तीनों ही सहम गई। तुम्हें इन मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरा मसला मैं निपटा लूँगा। लाला, आपको पता है कि वो शुरू से ही लालची है, आप इन लालचियों के मत्थे ज़मीन मार दें। सानिया समझाने वाले अंदाज में बोली तो मुर्तज़ा गुस्से से उठकर चला गया। निम्रा और सानिया पिछले 2 माह से इधर ही थी, आज इन दोनों को ही जाना था। सानिया लाला की वजह से फ़िक्रमंद थी और निम्रा को कुछ और भी फ़िक्रें खाई जा रही थी। जाते हुए इनसे कान में राजदारी से बोली, अब शाजिम के बहन या भाई को आ जाना चाहिए। हाँ तो और क्या। सानिया ने भी ताहीद में सर हिलाया और बोली, हमारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। इन दोनों के जाने के बाद ज़िंदगी फिर से अपने डगर पर आ गई। पहले इससे ये इंतज़ार तो था कि बहुत जल्दी दादी ताया आने वाले हैं। वो दिन गिन गिन गुजार रही थी, मगर अब वो किसका इंतज़ार करती। अब इसने इस घर को अच्छी तरह संभालना सीख लिया था। जैसे दिन वैसे ही बेरंग और फीके गुजर रहे थे। शाजिम के साथ अच्छा मसरूफ़ सा गुजर जाता, मगर जब वो सो जाता तो फिर अशफा पूरे घर में बुलाई बुलाई फिरती। कभी कभी वो हैरत से सोचती कि क्या मैं वही अशफा हारून हूँ। वो नखरे, वो ज़िद्दे, लाड, गुस्सा, तिलमिलाहटे, खफगिया सब बेख्वाब सा महसूस होता था। मुर्तज़ा का रवैया वैसे ही था, कभी धूप कभी छाँव। वो इस उम्मीद पर हर दिन और हर मुतमईन सी रहती कि कभी तो मुर्तज़ा इसकी 4 साल पहले सरजद हो जाने वाली गलती को माफ़ कर देगा। आशिर और आमिर के इसरार बल्कि ज़िद पर इसने नकी और तकी को मज़ीद ज़मीन दे दी थी और फिर खुद इसने थोड़ी
सी ज़मीन बेचकर लाहौर के कदर पोश इलाके में छोटा सा मगर खूबसूरत घर ले लिया। कुछ अरसे बाद वो लोग शहर में शिफ्ट हो गए और ये इतने अरसे बाद एक तब्दीली थी जिसने इसके बेटे और खुद अशफा के मिजाज पर खुशगवार असर डाली। अगरचे मुर्तज़ा रोज़ाना ही गाँव का चक्कर लगाता था, अक्सर रात भी वहीं रुक जाता। ज़मीनों का सारा हिसाब किताब अपने मुकर्रम जान के सुपुर्द था। वो अपने गाँव से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहता था। इस गाँव से, इस मिट्टी से तो इसे इश्क था। इन लोगों से इसका ताल्लुक़ था, वो क्यों इससे मुँह मोड़ता। यहाँ आने के बाद एक और खुशगवार तब्दीली बल्कि खुशखबरी उन्हें मिली जिसने इन सब के गमज़दा दिलों को फिर सरशार कर दिया। सानिया और निम्रा बहुत खुश थीं। खुश तो अशफा भी बहुत थी, बस एक मुर्तज़ा ही था जिसके तासुरात से भी कभी कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इस तरह वक्त के ताल में मज़ीद कुछ महीने और गिरे। वो जब भी गाँव आता अपने घर में ठहरता। आज भी वो काफ़ी देर ज़मीनों को चक्कर लगाने के बाद घर आया तो बराबर वाले मकान से बड़ी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, ए रजा हसन दा सदा राज माने कदी फेरा पा गरीबा दे डेरे। हैं ये पड़ोस में कौन सी माई मीरा आ गई। वो सोचते वो अंदरून हिस्से की तरफ बढ़ गया। सारे घर की तमाम लाइट्स ऑन करके वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। क्योंकि सारा दिन महफूज मसरूफ़ गुजरा था, इसलिए लिहाजा काफ़ी थकन महसूस हो रही थी। मगर मसला यह था कि जब वो थक जाता तो फिर नींद बहुत मुश्किल से आती। वो जो ही बिस्तर पर दराज हुआ तो माँ और बाबा की याद आंखों को नम करने लगी। इस घर में खूब रौनक हुआ करती थी, कह के मुस्कुराहटें खुशियाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस घर में गमों ने बसेरा कर लिया। न जाने क्यों आज फिर वक्त ज़ख्मों से गोया टांके उधड़ रहे थे। बेटा वक्त याद आया और ज़ख्मों से खून बिसने लगा। इसकी प्यारी माँ जो सौतेली होने के बावजूद इसके लिए सिर्फ माँ ही थी। अगरचे अम्मा की बहन इसकी चाची इनसे किस कदर इसे मुतनफ़ करने की कोशिशों में लगी रहती थी, मगर अम्मा के रोये में कभी एक पल के लिए भी तब्दीली नहीं आई। हत्ता कि निम्रा और सानी की आमद के बाद भी जो उम्मीद इसकी थी वो इसे मोहब्बत मिलती थी, वो हमेशा इसी की रही। वो हॉस्टल से घर आता, अम्मा इसके लिए ढेरों मज़ेदार पकवान अपने हाथ से बनवाती और फिर मिन्नतें करके खिलाती। इतने ढेरों के हिसाब से लाड प्यार के बावजूद वो बिगड़ा नहीं था, बल्कि अम्मा और बाबा की मोहब्बतों ने इसे ढेरों एतमाद बख्शा। वो जब भी घर आता समीना चाची के पेशानी पर बल पड़ जाते। 9-10 साल के बच्चे से न जाने इनका क्या बैर था, फिर इनकी फितरत में शामिल था। हर एक तरह से तल्ख कलामी करना, तेज तंज की तीर बरसाना, गुस्से से घूरते रहना। और मुर्तज़ा को तो कभी कभी वो मार पीट भी लेती थी मुख्तलिफ बहानों से। नौजवानी की उम्र को पहुंचा तो चाची के रवैये में खुद ब खुद तब्दीली आ गई। अल्लाह ताला ने इसे जहानत और वजाहत से बहुत नवाजा था। सबसे बढ़कर इसका अच्छा और दिल मोह लेने वाला इखलाक था। जो भी इससे मिलता वो गर्विदा हो जाता। इसे याद था पहली मरतबा कब, किस दिन और किस मौका पर मुर्तज़ा और चाची की बराह रास्त कलामी हुई थी। वो मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी से घर आया। आते ही साथ ही वो ट्रैक्टर लेकर ज़मीनों की तरफ निकल गया। रात जब वो घर आया तो महविश आई बैठी थी। मुर्तज़ा को ज़्यादा बोलना और खुसूसन चाची की फैमिली के साथ बोलना कतन पसंद ना था। वो इस रात की बात है जब महविश इसके पीछे पीछे कमरे में चले। मुर्तज़ा अपनी नागरवाही छुपा रहे महविश की तरफ मुतवज्जा हुआ। कोई काम था तो बाहर ही कह लेती, सबके सामने कहने वाला काम नहीं वो है। वो मानी खेज से बोली, बोलो क्या कहना है। इज़हार मोहब्बत करना था। महविश नहायत बेवकूफ़ी से बोली, क्या बकवास कर रही हो, सच कह रही हूँ। इसकी रिठाई अरूज पर थी। फिर इसने एक लव लेटर इसकी तरफ बढ़ाया। मुर्तज़ा ने वो कागज़ का टुकड़ा नहीं पकड़ा था। महविश वो ख़त कुर्सी पर रखकर चली गई। इसके जाने के बाद मुर्तज़ा ने वो ख़त उठाकर पढ़ा तो उसका रवां रवां सा लग उठा। वो गुस्से से बनाते हुए चाची के पोर्शन में पहुँच गया, मगर चाची ने उल्टा आंखें पाते पर रख ली। उन्होंने चीख कर सारा घर पर उठा ली, रोकर धोया दी, मेरी मासूम बच्ची को इसने वर्गलाया है। समीना होश कर बगैर सोचे समझे मेरे बच्चे पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं। अम्मा और दादी दोनों ने समीना को जली कटी सुनाई तो उन्होंने मज़ीद वावेला करना शुरू कर दिया। हमने अपनी तरबियत पर फ़ख्र है। मेरा मीर पुत्र आजकल के छोरों लड़कों की तरह नहीं, और पूरा ख़ानदान जानता है कि हारून की बेटी मेरे मीर पुत्र की बचपन की मांग है। दादी ने गरज कर समीना झल बुन गई और महविश साकित से हो गई। इस वाक़े के बाद मुर्तज़ा ने समीना चाची को मुखातिब करना ही छोड़ दिया, मगर महविश ने अपनी घटिया हरकतों को तर्क नहीं किया। वो जब भी घर आता महविश से पहले से मौजूद होती। शेरो शायरी वाले कार्ड, खतूत और गिफ्ट जो कि वो चुपके से मुर्तज़ा के कमरे में रख आती थी, फिर उन्हें इकट्ठा करके इसके मुँह पर मारना मुर्तज़ा का काम था। कुछ मज़ीद वक्त बीता और अम्मा और दादी ने हारून चाचा से शादी का तकाजा करना शुरू कर दिया। अशफा हारून जो कि इसकी बचपन की मंगेतर थी, न जाने कब कैसे और क्यों कर इसके ख्यालों पर छाती चली गई। मुर्तज़ा ने बहुत बचपन से इसे देखा था। इसे तो अब अशफा के नकूश तक भूल चुके थे, मगर इसका ख्याली पैकर हमेशा इसके साथ साथ रहता। और हाँ, वो इस चुपके चुपके चाहने लगा। जब भी अम्मा और दादी इसका सिगरेट छेड़ती मुर्तज़ा के दिल के तार बज उठते। फिर हारून चाचा ने पाकिस्तान आने का बताकर इन सब को मसरूर कर दिया। वो शादी के सिलसिले में ही आना चाहते थे। मुर्तज़ा ने ये तो कभी नहीं सोचा था कि अशफा इसके साथ शादी पर दिल से राज़ी नहीं होगी। वो तो मुतमईन था, सरशार था, मसरूर था। चाची बार बार अशफा को खुद रखने का इससे वादा ले रही थी। देखो बेट मुर्तज़ा, हमारे बाद हमारी बेटी का तुमने बहुत ख्याल रखने से कभी तकलीफ़ मत देना। वो कभी ज़िद्दी और ना समझ है और हमसे कुछ कुछ नाराज़ भी, अगर तुम इसे किसी भी हाल में खुद से अलग ना करना। मगर वो खुद अशफा के रवैये पर कभी मर्तबा उलझ जाता। इसे गुस्सा भी बेतहाशा आता, मगर खुद पर कंट्रोल करके अशफा की तमाम तल्ख़ कड़वी बातों को शहद का घूंट समझ कर पी जाता। इसने अशफा की हर खता को माफ़ करने का पहले से ही सोच रखा था, मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब इसकी ज़ब्त की तनावें छूट गई। इसका मान रेज़ा रेज़ा हो गया, वो बुरी तरह टूट गया। इसके अना का बुत भी पाश पाश हो गया। इसे यूँ महसूस हुआ
अमीर मुर्तज़ा अंदर से मर गया, वो इस रात वाकई मर गया। जब मैं भी जीत के नशे से सरशार, आंखों में मुस्कुराहट की चमक लिए इसके कमरे बड़े तफाखर से दाखिल हुई। चली गई तुम्हारी अशफा, चली गई। कितने मर्ज़े की बात है, मीर मुर्तज़ा की बीवी अपने 2 माँ के बच्चे को छोड़कर भाग गई। न जाने कि इसके साथ कोई पुराना आशिक हुआ है फ्रेंड। हाँ हाँ, वो कह लगा रही थी, हंस रही थी। कहाँ मुँह छुपाओगे मुर्तज़ा, कितनी बेइज्जती की बात है। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर गई, बल्कि तुम पर थूक गई। मैंने कहा था ना, ये लड़की ज़्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। इन अयाश आवारा अमीरजादियों का भला क्या भरोसा। मगर तुम पर तो इस केश का भूसवार था। वहाँ मज़ा आ गया। इस दिन के लिए तो मैं बेकरार थी, बेचैन थी। अब मेरी रूह भी पुरसकून हो गई। और फिर सबने देखा मुर्तज़ा हैदर ने हंसना छोड़ दिया। हंसता तो वो पहले भी कभी नहीं था, मगर लोग कहते थे कि वो ना भी मुस्कुराए तो इसकी आंखें मुस्कुराती थीं। इसने खुद को शाजिम के वजूद में गुम कर लिया। इसने लोगों के तानों और तंज भरी गुफ्तगू से बचने की खातिर हर किसी से मिलना छोड़ दिया। उसने महफिलों में बैठना तर्क कर दिया। इसने हजूम से नफरत सी होगी, इसे ज़िंदगी से भी नफरत होगी, इस औरत से भी नफरत होगी। इसीलिए जब चाची ने बाबा के पैर आकर पकड़े कि वो मुर्तज़ा से महविश की शादी कर दें, तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो अपने बेटे के मिजाज के हर रंग से वाकिफ़ थे। फिर महविश भी बहुत रोती गिड़गिड़ाती रही, मगर मुर्तज़ा तो वाकई पत्थर हो चुका था। तंग आकर चाची ने ज़बरदस्ती महविश की शादी कर दी। वक्त बीतता गया, मौसम बदलते रहे, ख़िज़ाएँ और बहारें आती जाती रही, और फिर एक रोज़ फिर से पूरे 6 साल बाद इसका ज़ब्त आज़माने के लिए चली है। इसका जी चाह रहा था कि वो अशफ़ा के हसीन चेहरे को मसख दे, इसे जान से मार दे। पर एक मरतबा फिर बाबा ने इसे अपनी मोहब्बतों का वास्ता देकर रोक दिया। उन्होंने फिर इसे पाबंद कर दिया। अगर तूने मेरी अशफ़ा के साथ ज़्यादती की, तो इसे तकलीफ़ पहुँचाई या कभी छोड़ने की कोशिश की, तो मुर्तज़ा तेरे बाबा को मैं कब्र में भी चैन नहीं आएगा। वो बस हो गया था, मजबूर हो गया और फिर शाजिम की माँ से मोहब्बत को देखकर इस दिल पर सब्र करना पड़ा। दस्तक की आवाज़ सुनकर इसकी सोचों को ब्रेक लगी। वो बेदिली से उठकर दरवाजे खोलने गया तो सामने मुकर्रम को खड़ा पाया। ये सेन में पड़ा था। मीर साईं, मेरी नज़र पड़ी तो उठा के ले आया। ठीक है तुम जाओ, साईं खाना तलब नहीं। मुर्तज़ा ने मना कर दिया तो वो इसी मुद्दब अंदाज में पलट गया। तुम्हें क्या क्या कर बुलाऊं, कोई रिश्ता तो मैंने नहीं छोड़ा। चलो इस बहस को रहने देते हैं। मुर्तज़ा जब भी ख़त तो मिलेगा तो मैं और अम्मी यहाँ से जा चुके होंगे। आज रात हमने इस्लामाबाद जाना है और फिर वहीं से तकी के पास। बहुत हसरत महसूस होता है मुझे तुम दोनों को देखकर। क्या करूँ, ये मेरी फितरत है, आदत है, ये जो भी कहो समझ लो। और फिर आ गई है तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे तमाम मंसूबों पर पानी फेर कर। मगर देख लो, मेरा एक भी प्लान कामयाब नहीं हुआ। मैंने जो चाहा और जैसे चाहा मेरी सब मेरी तवक्को के खिलाफ हुआ। तो मैं इसे खूब भड़का कर तुमसे मुतनफ़र करके झूठी सच्ची दास्तानें सुनाकर भेजा था, मगर वो फिर भी आ गई। कितनी तौहीन मैंने अशफ़ा की खुद की थी। इसे ये तक कहा था कि तुम अनचाही हो। ज़बरदस्ती मुर्तज़ा की ज़िंदगी में शामिल की गई। तुम्हारी माँ ने मुर्तज़ा के पैर पकड़कर इसे मनाया कि इसकी बिगड़ी बेटी से शादी कर लो। कितना जहर भरा था मैंने इसके दिल में और जहन में भी। मैं मसरूर थी कि वो अब कभी पलट कर नहीं आएगी, मगर वो तो फिर आ गई। तुम दोनों मेरी आंखों के सामने रहो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मुझे इतनी मरतबा ठुकराया कि जब अशफ़ा गई तो मैं तुम्हें बेइज्जत करके बहुत मसरूर होती रही। तुम मेरी तौहीन करते रहे और मैं तुम्हारी मुतवक्का बेइज्जती का सोच सोच कर लुत्फ़अंदोज़ होती रही। दरअसल नफ़रत मुझे अशफ़ा से नहीं तुमसे हो गई थी, मगर इस नफ़रत की लपेट में अशफ़ा भी आ गई। मैं मुकद्दर पर शाके होने वाली नहीं, इसलिए तलाक का लेबर लगवा लिया। अब यहाँ वैसे भी रखा क्या है, इसलिए मैं और अम्मी नकी के पास जाने का फैसला कर चुके हैं। अम्मी भी तुमसे बेहद शर्मिंदा है। हम जानते हैं कि खुद नकी और तकी ने अपने हक से भी ज़्यादा ज़मीन वसूल कर ली है। शायद तुम्हारी इस रवैये ने अम्मी के मूड को भी बदल दिया। अब क्या लिखो, कुछ बचा ही नहीं लिखने को। बस इतनी इंतज़ा है कि मुझे माफ़ कर दो, पुरानी बातें भूल जाओ जो अक्सर तुम नहीं भुला पाते। मुर्तज़ा ने गमों हंसी की एक तेज़ लहर मन में उठती महसूस की। जिन 2 टकों के लोगों की इसके नज़दीक कोई हैसियत तो अहमियत नहीं थी, अशफ़ा लोगों के जाल में फंस गई। और ये महविश की बातों में आई क्यों? बराह रास्त मुझसे इसने क्यों ना पूछा? न जाने कौन कौन सी गलतफ़हमी इसने दिल में पाल रखी हैं। मुर्तज़ा का रवां रवां सा लग रहा था। सारी रात वो जागता रहा और फिर गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश करता रहा। इसी सुबह फजर के वक्त सानिया की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। लाला बेटी हुई और वो भी इतनी प्यारी कि मैं बता नहीं सकती। मुर्तज़ा ने बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया और अगला पूरा हफ्ता वो गाँव में ही रहा। इधर अशफ़ा गम से निढाल मुसलसल रो रही थी। इसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अपनी 10 दिन की बेटी पर भी। इतनी अहमियत है तुम्हारी, बाप ने देखना भी गवारा नहीं किया। इसे रह कर वक्त याद आ रहा था जब वो शादी में गोद में उठाए अस्पताल से आई थी और मुर्तज़ा और राशि ने पूरे सेन में भंगड़ा डाला था, मिठाइयाँ तकसीम की थी। मुर्तज़ा कितनी मोहब्बत पाश नज़रों से देखता रहा था और शादिम को प्यार करता रहा था, और अब इसने आना भी गवारा नहीं किया। सानिया समझाकर थक चुकी थी, कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए नहीं आ सके। काम ही हम लोगों से ज़्यादा अहम है। वो गुस्से से फुनकारी। सानिया को इस्लाम में बहुत पहले वाली रोती धोती झगड़ा करती अशफ़ा की झलक दिखाई दी। 15 दिन बाद मुर्तज़ा की वापसी हुई। वो अपनी बेटी को देखने के बजाय दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। अशफ़ा को पता चला तो वो गुस्से से आवाज़ खो बैठी। दिल चाह रहा था कि यहीं बैठकर ठाड़े मार मार कर रोए, मगर दूसरे ही पल वो अमन को उठाए धाड़ से दरवाज़ा खोले मुर्तज़ा के कमरे में मौजूद थी। बहुत गुनाहगार हूँ मैं, बहुत बड़ा जुर्म सरज़द हो गया मुझसे जिसकी कोई माफ़ी नहीं। बहुत गलतियाँ की हैं मैंने, क्या इसकी सज़ा मेरी बच्ची को मिलेगी? मैं मानती हूँ मैं गलत थी और आप सबको भी गलत समझती रही। मेरे नज़दीक सारे पाकिस्तानी झूठे और लालची थे जो ग्रीन कार्ड के लालच में शादी करते हैं। जब मामा ने आपके साथ अचानक मेरी शादी का फैसला किया तो मुझे शौक लगा। मैं मरीना जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए मैं इनकार करती रही। मुझे दुख हुआ कि मामा ने मुझसे पूछे बगैर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया। आप सब लोग भी धोखेबाज और बेईमान महसूस है। मुझे यकीन था कि आप भी मेरे साथ वही कुछ करेंगे जो मरीना के साथ यासिर ने किया, मगर मुझे बहुत अरसे बाद अपने ख्यालात और मनफी सोचों को बदलना
बदलना पड़ा था। सबसे बढ़कर महविश की बेरंग ज़िंदगी और जो कुछ आपने इसके साथ मोहब्बत का फ्रॉड किया, इस चीज़ ने मुझे भी काफ़ी दुख पहुंचाया, मगर मैं इस वजह से वापस अमेरिका नहीं गई। असल वजह तो ये थी कि मम्मा ने आप सबकी नज़रों में हकीर कर डाला था। जब कोई माँ बाप खुद से अपनी बेटी का रिश्ता डालते हैं तो क्या इज्जत रह जाती है इनकी भी और इनकी बेटी की भी। मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में शामिल की गई हूँ। मामा ने मिन्नत समाजत करके आपके सामने हाथ जोड़े, आप मुझे कबूल कर लें। मुझसे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई। अब जबकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैंने आपकी खातिर खुद को बदल दिया है। खाना बनाना सीखा, घर के काम सीखे, आपकी खातिर मैं क्या कुछ नहीं किया और आप मेरी ये गलती को नज़रअंदाज नहीं कर सके। मैं थक गई हूँ मुर्तज़ा, आपके तल्ख़ कड़वे कठोर रवैयों को, आपकी बेतनाई को सह सह कर मैं हार गई हूँ मुर्तज़ा, मैं हार गई हूँ। क्या आप अपनी बेटी की खातिर भी मुझे माफ़ नहीं कर सकते? वो तड़प तड़प कर रो रही थी और मुर्तज़ा के हाथों के तोते कबूतर सब उड़ गए। इसका गुस्सा झाँक कर बैठ गया। प्लीज़ अशफा चुप कर जाओ। मैं नहीं करती चुप। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। गुस्सा मुझे करना चाहिए था, उल्टा तुम खफा हो रही हो। आपको क्यों गुस्सा करना चाहिए? वो तंग कर बोली। तुम इस चीप महविश की घटिया बातों में यकीन करके अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने चली थी। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना ही नाकाबिल एतबार था? क्या तुम मेरे साथ अपनी बदगुमानी को शेयर नहीं कर सकती थी? तुमने अहमकों की तरह मेरी इज्जत को दो कौड़ी किया और जल्दी बनी और बेवकूफ़ी की शहज़ादी तुम्हें कि मनूस ने पट्टी पढ़ाई। अतीय चाचू और चाचू ने ज़बरदस्ती मुझे तुम शादी करने पर मजबूर किया। ये तो सरासर झूठ है। मैं इतना भी नेक नहीं हूँ और सबकी बातों और बुजुर्गों की जज्बाती ब्लैकमेलिंग से मुतासर हो जाऊँ। एक बात ये कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता बचपन से तय हुआ था। क्या? अशफा ने हैरत से कहा। मुर्तज़ा इसकी गोद में कसम साथी अपनी बेटी को उठाकर चुमने के बाद सहूलत से बेड पर लेटाकर फिर से इसके करीब आकर बैठ गया। तुम बहुत अहमक हो, मुझे पता है, वो नाराज़ी से बोली। मुर्तज़ा ने इसके कमज़ोर जर्द चेहरे को माथों के प्याले में लेकर इसकी पेशानी को चूमा तो वह कदर दूर हटकर बैठ गई। तुम्हें मेरी बेइतनाई और सर्द रवैया नागवार लगता है और कुर्बत भी तुम सह नहीं पाती। वो एक मरतबा फिर इसे बाहों के घेरे में ले चुका था। मुर्तज़ा क्या करते हैं? वो शर्माते हुए जाते दोनों हाथों से दूर हटाते हुए बोली तो इसने अपने बाजों के हल्के को मजीद तंग किया। इसी पल दरवाज़ा ज़ोर से खोला और शाजिम भागते हुए करीब आ गया। मुर्तज़ा संभल कर बैठ गया और अशफा की हंसी छूट गई। शाजिम ने माँ के भीगे चेहरे को देखकर बाप की तरफ रुख किया। मम्मा, आपको किसने डांटा है? बाबा ने। हाँ, अशफा ने रोनी सूरत बनाकर कहा। आपने शाजिम की मम्मा को क्यों डांटा? शाजिम गुस्से से बोला था। मुर्तज़ा ने फ़ौरन कानों को हाथ लगाए। मेरी मजाल है जो शाजिम की मम्मा को डांट सकूँ। फिर मम्मा क्यों रोई हैं? उन्हें गुड़िया ने मारा है। मुर्तज़ा ने बेड की तरफ इशारा किया तो वो चल पड़ा और बोला, मम्मा, बहना कैसे कार्ड में से निकल कर यहाँ आई? क्या चल कर आई है? नहीं बेटा, ये दौड़ कर आई है मम्मा। इसकी तैयर से आंखें फैल गईं। अशफा ने मुर्तज़ा को घूर कर देखा। इसी पल सानिया ने भी कमरे में झांका था। अगर गुस्से के बादल छट गए हैं और रूठने मनाने का सीन हो चुका है तो बाहर तशरीफ़ लाए निम्रा और आमिर आए हैं। सानी की शगुफ्ता लहजे में सरशारी थी जो कि लाला और अशफा को खुश मसरूर देखकर इसकी आंखों में भी उतर आई। इन दोनों को एक साथ बाहर निकलते देखकर इसके दिल से बेसख्ता दुआ निकली। परवरदिगार आलम, मेरे लाला के हरे भरे गुलशन को सदा आबाद रखना। अब किसी हासिद की नज़रों इनकी खुशियों पर ना पड़े, ना कोई बदगुमानी की फसी दिलों में दूरी का सबब बने। मेरे भाई के आंगन में इस तरह फूल महके बहारें सदा यहीं बसेरा रखें। खुशियों की उम्र तवील हो और हमेशा काम हमेशा के लिए रास्ता भूल जाए। बेगम, कहीं तुम मुझे तो नहीं भूल गई? पिछले 20 दिनों से यहीं डेरा लगा रखा है, बस अब घर चलने की करो। आशा की दुहाई पर वो आंसू साफ करती सूरत से बाहर निकल गई। खिड़की से में से झांकता चांद भी इस पल मुस्कुरा दिया।